हेलो बच्चों। तो हम लोग आज ह्यूमन फिजियोलॉजी में सेकेंड चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मतलब शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, साथ में इसमें हार्ट से रिलेटेड भी है ना, जो भी चीज़ें रहती है इन्फॉर्मेशन वो भी जानने को मिलेगा। ठीक है, तो नीट के पर्पज़ से बात करें तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, है ना। लेकिन ये दूसरे तरीका से भी इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि जो भी हम आगे पढ़ाई करने वाले हैं उन सभी में यूज होने वाले टर्म्स जो है यहीं पर सीखेंगे। ठीक है, किसमें? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण वाला चैप्टर। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम। तो इस चैप्टर के अंतर्गत बेसिकली हमें क्या क्या देखना होता है वो जानते हैं थोड़ा से। तो देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं नीट के पर्पज से इसमें बात करते हैं। तो पहले ये जान लें कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इसमें बेसिकली हम लोग पहले ब्लड के पूरे कंपोनेंट्स जानेंगे और ब्लड के बाद में हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये है कि शरीर के तरल पदार्थ और परिसंचरण में यदि हमें जानना है तो इस चैप्टर का मीनिंग पहले जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो तरल पदार्थ का मतलब क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स में क्या होंगे? सबसे पहला जो रहता है वो रहता है ब्लड। ब्लड मतलब रक्त जो होती है वो। दूसरा रहते हैं क्या? लिम्फ, मतलब इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, लिम्फ, या इसको हम लोग बोलते हैं ऊतक द्रव्य, ऊतक द्रव्य बोलते हैं। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो ब्लड एंड लिम्फ ये दोनों जो रहती है वो तरल पदार्थ में आती है। और साथ में दूसरा परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब ये होता है कि वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करती है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो चैप्टर का मीनिंग क्या है कि शरीर के तरल पदार्थ, या बोल सकते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर के तरल पदार्थ और परिवहन, इन दोनों का मीनिंग हम लोग जाने के बॉडी में जो भी फ्लूइड होती है वो कैसे परिसंचरण में इन्वॉल्व होकर चलती है। तो दोनों के बात को हमें पढ़ना है यहाँ पर, किसके बारे में? ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो देखिए थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं कि परिसंचरण एक्चुअल में होती क्या है। तो इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा थोड़ा बातों को समझना पड़ेगा। कौन सी? कि ये परिसंचरण का मीनिंग क्या होता है, परिसंचरण का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम लोग अर्थ जानने वाले हैं परिसंचरण का। तो परिसंचरण का मीनिंग होता है पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थों को संबंधित ऊतकों या अंगों तक पहुंचाना है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर परिसंचरण का मतलब होता है स्थान परिवर्तन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, मतलब वही क्या है? परिसंचरण। तो लेकिन क्या कौन से लोग ऐसे काम में इन्वॉल्व होते होंगे जो एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाते होंगे कोई चीज़ों को? तो इसका हम डेफिनेटली आंसर दे सकते हैं ब्लड। तो ब्लड जो रहती है क्या करती है? एक जगह से दूसरे जगह में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। और वही जो है ब्लड, उसी के माध्यम से बहुत सारे पदार्थ जैसे कि पोषक तत्व वगैरह हो गया, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जो उत्सर्जी पदार्थ भी जो बनते हैं बॉडी में, वो सब चीज जो हो गया क्या होती है? जहां पर जरूरत रहती है वहां पर पहुंचाई जाती है और कुछ जगहों से उसको निकाला भी जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े, तो उसमें क्या हुआ था कि ऑक्सीजन जो रहती थी एल्वलाई के माध्यम से ब्लड में मिलती थी और ऊतकों में जाकर क्या होती थी, है ना, ऊतकों को दिया जाता था। और ऊतकों में बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको कहाँ पर लाके दिया जाता था? एल्वलाई में। तो कुल मिलाकर परिसंचरण का मतलब ये है कि ये इन सब पदार्थों का क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन चलते रहती है। ठीक है, तो ये वाला लाइन समझ आया होगा मेरे ख्याल से। दूसरा और देखते हैं हम लोग। परिसंचरण के लिए सभी जीवों में एक ही प्रकार के संसाधन नहीं रहते, अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप के संसाधन होते हैं। तो देखो, परिसंचरण में के लिए सरल जीव जैसे कि कौन कौन? सरल जीव जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर कौन? तो स्पंज और सिलेंट्रेटा। स्पंज एंड सिलेंट्रेटा आदि अपने बाहर से पानी का उपयोग करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं, देखो इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या बोल सकते हैं हम लोग जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल से ही बने हुए रहते हैं, सेल से बने रहते हैं कौन? जैसे कि स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज को हम लोग हिंदी में बोल देंगे, मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में तो स्पंज ही नाम है इसका। ये कौन से क्लास में आती है बोलेंगे तो ये पूरी फेरा में आती है। ठीक है, उसके अलावा टिश्यू में भी देखे, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में होती है? सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा में क्या होती है? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं इन लोग? डायरेक्टली बाहर पानी की सतह में रहते हैं, मतलब पानी के अंदर में रहते हैं
और पानी का ही उपयोग कर लेते हैं सर्कुलेशन करने के लिए। ठीक है, कौन कौन? स्पंज एंड सिलेंट्रेटा, क्योंकि ये क्या है? सरल जीव है। लेकिन इसके अलावा और भी बात करते हैं हम लोग, जो जटिल जीव होंगे, जटिल जीव जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो परिसंचरण के लिए शरीर के तरल पदार्थ रक्त और लसिका का उपयोग करते हैं। तो जटिल जीव मतलब जैसे कि ह्यूमन भी अल्सो, है ना, ह्यूमन भी इसी में आती है। तो जटिल जीवों की बात करते हैं हम लोग, तो क्या क्या? तो ब्लड एंड दूसरा कौन सा? लिम्फ जो होती है परिसंचरण में उपयोगी होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखते हैं। ये पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन सिस्टम में बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग। तो थोड़ा ओवरऑल हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो सबसे पहला जाने, तो इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, मतलब इसको हम लोग BVS भी बोलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, इसको हम लोग LS से डिनोट करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये दोनों जो रहती है हमारी बॉडी के अंदर में सर्कुलेशन का काम करती है। तो बॉडी वेस्कुलर सिस्टम में बात करें हम लोग, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होती है कौन? हार्ट। दूसरा शामिल कौन होते हैं? ब्लड। और तीसरा शामिल कौन होती है? ब्लड वेजल्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन तीनों चीज़ों से बनी है। किससे? हार्ट से, ब्लड से, ब्लड वेजल से। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ब्लड के बारे में हम लोग पहला पढ़ेंगे, और ब्लड के भी कंपोनेंट जानते हैं कि ब्लड किन किन चीज़ों से बनी रहती है, और ब्लड क्या होती है उनके बारे में जानेंगे हम लोग। तो ठीक है, तो ब्लड जो होती है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब संगठित पदार्थ, दो चीज़ों से बनी हुई रहती है। और यहाँ पर जो ब्लड रहते हैं, प्लाज्मा का, है ना, कंस्टिट्यूशन रहती है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब संगठित पदार्थ दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई रहती है, रक्त। तो अब देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में और क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसमें रहती है पहला WBC, है ना, यहाँ पर इससे देखेंगे, पहला क्या रहती है? RBC, दूसरा रहती है क्या? WBC, और तीसरा रहता है क्या? प्लेटलेट्स। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर बनी रहती है। उसमें से भी WBC के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट में, है ना, तीन लोग आते हैं, कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं दो लोग, है ना, कौन कौन? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट के फिर से दो टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ओवरऑल ये फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। इधर और बात करते हैं हम लोग, इसके बाद में ब्लड के बाद में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेजल्स के बारे में, और उसके बाद ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ वेजल्स, लिम्फ नोड के बारे में। ब्लड वेजल्स की बात करते हैं तो इसमें आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज आती है, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेजल्स एंड लिम्फ नोड आते हैं। बाद में हम लोग सबसे, है ना, इन तीनों को पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट। तो कुल मिलाकर एक फ्लो चार्ट है, और इसके बारे में पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे, है ना। ब्लड के बारे में हम लोग जानते हैं। इससे पहले ब्लड किन किन चीज़ों से बना है, उससे पहले हम लोग और भी चीज़ों को समझते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे बनती है ये। तो यहाँ पर, है ना, हमारा हेडिंग है ये ब्लड। ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? रक्त बोलते हैं, खून भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो होती है रक्त। तो ब्लड के बारे में जाने कि ब्लड एक्चुअल में क्या होती है, तो इसको देखें तो ये होती है स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू मतलब ये क्या होती है? विशिष्ट संवहनी ऊतक होते हैं ब्लड। संवहनी विशिष्ट संवहनी ऊतक होते हैं कौन? ब्लड, या बोल सकते हैं रक्त। ठीक है, तो विशिष्ट संवहनी कैसे? क्योंकि ये क्या करती है? सर्कुलेशन में हेल्प करती है, परिसंचरण में हेल्प करती है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? संवहनी। दूसरा और बोलते हैं कि यह जो होती है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होती है, मतलब यह असत्य संयोजी ऊतक है। मतलब यहाँ पर से, है ना, AR वाले क्वेश्चन देंगे कि ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ, क्योंकि। तो क्योंकि वाला जब वर्ड आता है जहां पर भी, तो जहां पर क्योंकि आएगा वहां पर AR वाले क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, सर्टेन रीजन। तो बोलेंगे कि ब्लड एक क्या होती है? असत्य संयोजी ऊतक होती है, क्योंकि यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल अपसेंट होती है, और यही कारण है कि ये जो है कोलेजन प्रोटीन जो रहती है, कोलेजन प्रोटीन का स्त्रवण नहीं करती, अब कोलेजन प्रोटीन जो रहती है जोड़ने का काम करती है ना। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड होती है कोलेजन प्रोटीन।
तो इसका स्त्रवण नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट सेल नहीं रहते, तो इसीलिए क्या होती है, ब्लड असत्य संयोजी ऊतक है, मतलब बोल सकते हैं फाल्स कनेक्टिव टिश्यू होती है कौन, ब्लड। ठीक है, ब्लड के कलर की बात करें है ना, कलर ऑफ ब्लड, तो कलर होती है कौन से कलर के, रेड। और रेड कलर की क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ब्लड का कलर जो रहता है कैसे दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। तो ब्लड के कलर की बात करें तो कौन से रंग के दिखाई देते हैं, ब्लड लाल कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण होता है, निर्माण फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो रहती है वो क्या कहलाती है, पूछेंगे कि प्रक्रिया, ब्लड के फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इरिथ्रोपोएसिस बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोएसिस, पोएसिस। ब्लड निर्माण की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, इरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड की बात करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, तो ब्लड के रहना मतलब रक्त के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है, ब्लड के बारे में। तो स्टडी ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन की प्रक्रिया भी बता दिया। ओरिजिन कहाँ पर होती है ब्लड की, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कहाँ होती है, उत्पत्ति की बात करेंगे हम लोग, तो उत्पत्ति देखो अलग अलग में अलग अलग जगह होती है। जैसे कि मान लो जब इन्फेंट रहते हैं, इन्फेंट तो क्या होते हैं, ब्लड जो रहती है स्प्लीन में बनती है। स्प्लीन का मतलब प्लीहा होता है, में बनती है। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, नवजात। जब नवजात रहते हैं तो स्प्लीन में बनती है कौन, ब्लड जो है। लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं, मतलब ये चाइल्ड या बोल सकते हैं एडल्ट, या बोल सकते हैं चाइल्ड या बच्चा जब हो जाता है तो ये बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में बनती, मतलब अस्थि मज्जा में, बोन मैरो को अस्थि मज्जा बोलते हैं, में क्या होती है, ब्लड बनती है। ठीक है, तो इतना बात मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। इसके अलावा और भी बात जानते हैं ब्लड के लिए हम लोग, तो ब्लड के लिए और भी बात को देखिए यहाँ से। ठीक है, ब्लड का जो पीएच रहता है, पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच वो होता है 7.4 पीएच होते हैं ब्लड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 7.4 को याद रखना है ब्लड के पीएच को, है ना। मतलब बोल सकते हैं स्लाइटली एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन होते हैं कौन, ब्लड का पीएच जो है, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं हम लोग ब्लड में, तो कितना होता है 7.4 पीएच होते हैं। ब्लड के वॉल्यूम या आयतन की बात करते हैं, आयतन की, तो देखो आयतन जो रहती है ब्लड के मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। ठीक है, तो मेल में हम बात करेंगे, मेल में तो ये रहती है 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, जबकि फीमेल में ब्लड की मात्रा थोड़ा से कम रहती है, तो 4 से 5 लीटर ब्लड होते हैं किसमें, फीमेल में। मतलब वॉल्यूम या आयतन की बात करते हैं हम लोग, तो मेल में क्या रहते हैं, थोड़ा से ज़्यादा ब्लड रहते हैं, फीमेल में कम ब्लड रहती है। ठीक है, इसके अलावा यह शरीर भार के 7 से 8% हिस्सा बनाती है। मतलब बोला जाए कि यदि कोई व्यक्ति 100 किलो वेट का है तो 100 में से 7 से 8% लेंगे तो 7 से 8 किलो ब्लड ही बस होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि शरीर के भार का मतलब बॉडी उसका मतलब कितना किलो है उसके हिसाब से इसका ब्लड का जो है ना वॉल्यूम रहेगा वो तो रहेगा निर्धारित, लेकिन वो उसका कितना हिस्सा कंट्रीब्यूशन बनाया रहेगा, तो 7 से 8% कंट्रीब्यूशन बनाया रहेगा। क्योंकि देखो ब्लड को निकाल देंगे तो देखो इसमें हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, तो ब्लड को जब निकाल देंगे तो 7 से 8% कम हो जाएगी बॉडी वेट, तो उसको भी जानना है। ठीक है, इसके अलावा और भी जानते हैं जो परिसंचरण है, संचरण के जनक के बारे में भी जानते हैं, परिसंचरण के जनक, तो ये होती है विलियम हार्वे। तो ये क्या है, विलियम हार्वे को हम लोग परिसंचरण तंत्र के जनक बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है बोलेंगे तो विलियम हार्वे होती है। ठीक है, तो इससे पहले जो भी हम लोग चीज पढ़े ब्लड के बारे में पूरा चीजें कि ब्लड इज अ विशिष्ट संवहनी ऊतक होती है, विशिष्ट
संयोनी ऊतक होती है। उसके अलावा यह असत्य संयोजी ऊतक है, मतलब इसको हम लोग फाल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट सेल एब्सेंट होती है, कोलेजन प्रोटीन का स्त्रवण नहीं करती, यही कारण कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असत्य संयोजी ऊतक। क्योंकि ब्लड जो रहती है वो कलरफुल दिखाई देती है, तो कलर आने का रीजन क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या करती है? कलर दिखाई देती है, लाल कलर की। इसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी कहलाती है। ओरिजिन या उत्पत्ति की बात करें तो इन्फेंट में ये क्या किसके द्वारा? स्प्लीन में बनती है, जबकि एडल्ट या चाइल्ड में बोन मैरो के द्वारा बनती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि ब्लड का जो पीएच रहता है कितना रहता है? 7.4 पीएच रहते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। आयतन की बात करेंगे तो अलग अलग रहती है। मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, जबकि फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होती है। तो ये शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत हिस्सा बनाती है? 7 से 8% हिस्सा बनाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और जाने पर संचरण तंत्र के जनक या विलियम हार्वे के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, और एक चीज और जानते हैं हम लोग, ब्लड जो रहती है ना, ब्लड वार्म ब्लडेड रहती है, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर ना हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसीलिए ब्लड जो रहती है इसका टेम्परेचर जो रहता है ना ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। कितना बढ़ा हुआ रहता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो ह्यूमंस या बोल सकते हैं मैमल्स या बोल सकते हैं दूसरा और बर्ड्स, इन दोनों में जो ब्लड रहती है इसका टेम्परेचर जो है ना बढ़ा हुआ रहता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहती है ब्लड जो है। ठीक है, तो इसको भी जानना है ना। एक चीज और जानते हैं यहाँ पर, है ना, एक लाइन और समझते हैं कि जो नॉर्मल स्वस्थ ह्यूमन होती है, नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में एक चीज है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी जानते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा वैसे हम लोग पढ़ेंगे भी, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो रहती है नॉर्मल ह्यूमन में 12 से 16 ग्राम रहती है पर 100 ml ऑफ ब्लड में, पर 100 ml ऑफ ब्लड में, है ना, कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। अब हम देखो यहाँ पर एक चीज जाने, 5 से 6 लीटर ब्लड है और इसमें 4 से 5 लीटर ब्लड है, तो हम कुल मिलाकर मान लो ओवरऑल दोनों को औसत निकाले तो 5 लीटर ब्लड है मान लो। तो 5 लीटर ब्लड में ओवरऑल कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, है ना, तो जानते हैं 12 से 16 ग्राम पर किसमें है? 100 ml में है। तो यदि हमें 1000 ml में निकालना पड़ेगा, 1000 ml में, तो क्या हो जाएगा? 0 से इंटू कर देंगे, 10 से इंटू करेंगे तो 1000 आएगा ये। तो इसमें हम क्या करेंगे? 120 से लेकर 160 ग्राम पर 1000 ml बोल सकते हैं। और ऐसे ऐसे कितना है? तो 5 लीटर करीब है, तो बोल सकते हैं हम लोग 120, 160। तो इसमें हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे, ग्राम, है ना, गुणित 5 या पर 5000 ml में, तो इसका कितना आ जाएगा? तो 12 पंचे कितना आ जाएगा? 60, अरे हो जाएगा, है ना, 8। तो यहाँ पर हम लोग 600 से 800 ग्राम पर 5000 ml ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब ओवरऑल हीमोग्लोबिन कितना है करके पूछेगा हमारी बॉडी में, तो ओवरऑल इतना होती है, जबकि पर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होती है? एनसीईआरटी का डाटा है ये वाला, और बाकी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो 1000 में हमारा इतना देखेंगे और 5 लीटर हमारा ब्लड है मान लो, तो 5 से इंटू कर देंगे, इतने को ही हो गया हमारा, है ना। तो ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जब देंगे तो पूछेंगे तो आराम से छोटा सा ही, लेकिन है ना उसको बनाने में हमारा टाइम जो है कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए याद रख लेना, यदि पर 1000 बोलेगा तो सीधा, है ना, 0 0 लगा देना है, और यदि पर 5 लीटर या जितने लीटर बोलेगा उतने में क्या कर देना है? 12 और 16 को इंटू कर देना है, तो है ना उतना ग्राम लीटर क्या आ जाएगा? उतना ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, आ जाएगा कितने में? कि 5000 ml में। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आएगा ब्लड के लिए। अब हम लोग रक्त की संरचना या ब्लड का जो कंपोनेंट है कैसे रहती है वो जानते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। तो देखें, पहला ब्लड जो बना हुआ रहता है 2 चीजों से बना रहता है। पहला वो बना हुआ रहता है किससे? वो बना हुआ रहता है प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा का जो कंट्रीब्यूशन रहता है 55% रहती है प्लाज्मा। कितने परसेंट? 55, 55%। जबकि दूसरा और भी रहते हैं, तो संगठित पदार्थ। तो संगठित पदार्थ जो रहती है उसकी मात्रा होती है कितने परसेंट? 45% उसकी मात्रा होती है। ठीक है, तो ब्लड 2 चीजों से बना है,
एक है कौन सा, प्लाज्मा, है ना। ब्लड जो है कितने चीजों से बना है, 2 चीजों से, एक है क्या, प्लाज्मा, और दूसरा किससे, संगठित पदार्थ। तो प्लाज्मा का कितना परसेंट भाग, तो 55%, और संगठित पदार्थ का कितना, 45%। ठीक है, तो जो 55% भाग होती है प्लाज्मा में, इसमें बहुत सारे चीज रहते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे दिया भी है ना। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि प्लाज्मा जो रहती है, इसका कलर के बारे में बात करते हैं तो पेल येलो कलर की दिखाई देती है, पेल येलो कलर की दिखाई देती है कौन, प्लाज्मा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्या होते हैं, मैक्सिमम वाटर रहती है, प्लस इसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी रहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन भी रहती है। इसके अलावा आयंस वगैरह भी रहते हैं, आयंस, प्लस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक पदार्थ भी रहते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ या मैटर बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें जो रहती है किसमें, प्लाज्मा वाले भाग में। जबकि संगठित पदार्थ की बात करें तो संगठित पदार्थ में 3 लोग होंगे, एक होगा आरबीसी, दूसरा होंगे कौन सा, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होंगे कौन सा, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इसको है ना हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और इसको हम लोग वो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो कभी कभी दो दूसरा नाम भी पूछते हैं इसका, तो भी याद रखना, इरिथ्रोसाइट है ये, इरिथ्रोसाइट। और ये क्या है, ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट होती है ये, ल्यूकोसाइट। और ये क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट का ना मतलब इन दोनों का, इन तीनों का क्या है, डबल डबल नाम होती है, कभी कभी इसका डबल दूसरा नाम भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये संगठित पदार्थ में तीनों लोग आते हैं। बाकी ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट रहता है इसमें पेल येलो कलर के होते हैं, मैक्सिमम ज्यादातर वाटर ही रहती है, पानी, है ना। और देखो कैसे पानी रहती है उसको हम भी जानते हैं, है ना, कितना रहते हैं और क्या क्या काम करती है। तो देखिए प्लाज्मा के संगठन की बात करते हैं और कार्य के बारे में बात करते हैं। तो जल जो रहती है, जल ये क्या करती है, तो जल का काम होता है डिहाइड्रेशन से बचाना। वाटर यदि रहेंगे, पूरी तरीके से वाटर से ही बनी रहती है, वाटर में बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह भी रहते हैं इसी के अंदर में। तो ये क्या रहती है, मैक्सिमम वाटर ही प्रेजेंट होती है, मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होती है, वाटर। तो ये क्या होंगे, मैक्सिमम तो यही प्रेजेंट है। ठीक है, कौन, वाटर। इतना 90 से 92% डाटा भी दिया है एनसीईआरटी ने। उसके अलावा इसमें और रहती है क्या, तो इसमें रहती है प्लाज्मा प्रोटीन, जिसका परसेंट क्या है, तो 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीनों में कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहला जो प्लाज्मा प्रोटीन का नाम याद रखना है वो है फाइब्रिनोजन। ये क्या है, फाइब्रिनोजन। दूसरा क्या है प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। और तीसरा क्या है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, वाटर होती है कितना परसेंट, 90 से 92% प्लाज्मा में। दूसरा क्या होती है, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन जो है। इन तीनों के काम वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है नीट इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में देते हैं, कभी कभी इसको इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। तो देखो फाइब्रिनोजन के जो कार्य होते हैं, रक्त के थक्का का निर्माण या स्कंदन के लिए अनिवार्य होते हैं। मतलब रक्त का थक्का निर्माण जब भी होगा तो उस टाइम में फाइब्रिनोजन आएंगे। और हम लोग पढ़ेंगे भी रक्त के थक्का निर्माण या स्कंदन की जब प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां पर फाइब्रिनोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये याद रखना है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है, तो है ना, फाइब्रिनोजन रहती है वो किस में इन्वॉल्व होती है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़े थे। तो वहां पर ग्लोब्यूलिन जो रहती है ये एक्चुअल में एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो एंटीबॉडी लोग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरक्षा। तो एंटीबॉडी बनाती है कौन, मतलब एंटीबॉडी ही होती है कौन, ग्लोब्यूलिन। ये शरीर के प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कैसे उत्तरदायी, तो इन लोग ही क्या है, एंटीबॉडी है। ग्लोब्यूलिन ही क्या है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है एंटीबॉडी। और जब एंटीबॉडी है तो वही किसमें इन्वॉल्व होती है, डिफेंस मैकेनिज्म में, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी ग्लोब्यूलिन। जैसे हम लोग वहां पर लिखते थे जैसे IgA, तो IgA क्या है, यहाँ पर ग्लोब्यूलिन है। क्योंकि इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है इसीलिए इसका पूरा नाम दिया गया है इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। इसका नाम तो अकेले ग्लोब्यूलिन है, इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा में इन्वॉल्व होने की वजह से इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन बहुत सारे पढ़े थे, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE।
ऐसे 5 टाइप के हम लोग पढ़े थे, तो ये सब ग्लोबुलिन वाले में एग्जाम्पल के तौर पर आती है। तो अभी ये याद रखना है यहाँ पर कि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो रहती है शरीर के प्रतिरक्षा में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वही क्या है, एंटीबॉडी। अगला है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन का काम होता है परासरणीय संतुलन बनाना। परासरणीय संतुलन का मतलब ऑस्मोसिस, पता ही होगा है ना, कि दो सेलों के बीच में वाटर का जो बैलेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। मतलब हम बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट होते रहती है, मतलब एक से दूसरे में, एक सेल से दूसरे सेल में आवागमन करते रहते हैं, जिसकी वजह से परासरण जो है बैलेंस बन के रखता है। और उसके लिए इन्वॉल्व होती है कौन, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है परासरणीय संतुलन बनाना, ऑस्मोसिस प्रोसेस को बैलेंस करना। तो ऑस्मोसिस का मतलब ऑस्मोसिस का मतलब हम लोग पहले ही जानते हैं क्या, कि वाटर का मूवमेंट ही ऑस्मोसिस होता है। मतलब जल के अणु ही आवागमन करते हैं, किसमें, कम, ज्यादा जल से कम जल की ओर जाते हैं, तो उसको हम लोग परासरण बोलते हैं। तो परासरण में जो शामिल होती है वो कौन है, एल्ब्यूमिन शामिल होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, अलग अलग जगह से है ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको ऐसे FAG फाग से याद कर सकते हैं। ठीक है, FAG से फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। और ये जो ये रहती है वो किसमें है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाती है, जबकि ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा में है ना कभी कभी संक्रमण की अवस्था भी होती है। मतलब क्या होता है, ब्लड में कभी कभी संक्रमण भी होने के चांस रहते हैं। तो संक्रमण के चांस होने की वजह से, इधर देखना है, संक्रमण के चांस होने की वजह से, संक्रमण के चांस, अब संक्रमण के चांस हो गए तो यहाँ पर खाना पीना इन लोगों को कौन देगा, तो खाना पीना इनके पास होना चाहिए। तो संक्रमण के चांस होने की वजह से, यहाँ पर ब्लड में है ना ये सब चीजें भी होती है। कौन कौन, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड होती है, लिपिड होती है, और कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी संक्रमण की अवस्था होगी तो इन्हीं लोग एनर्जी देने का काम करेंगे। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज क्या करती है, संक्रमण में की अवस्था के टाइम में ऊर्जा उत्पादन करने में हेल्प करेगी और ग्रोथ करने में, वृद्धि करने में हेल्प करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा में ही ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्लाज्मा वाला पोर्शन रहता है उसमें इनऑर्गेनिक पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि कौन कौन से आयन, तो सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, और उसके अलावा चौथा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे बाइकार्बोनेट आयन, और पांचवा क्लोरीन आयन। तो 5 आयन अल्सो प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा वाले पार्ट में। तो कौन कौन से, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोरीन। और इससे पहले हम लोग जब ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे बाइकार्बोनेट आयन वाले, है ना, तो वहां पर बाइकार्बोनेट आयन बनी कैसे रहती है वो भी जानते हैं। तो ये बनी हुई रहती है वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन होते हैं तो बाइकार्बोनेट बनती है, जिसको हम लोग पढ़े थे कहाँ पर, यहाँ पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़े थे, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो ये बाइकार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम भी प्रेजेंट होती है। तो कैल्शियम का काम होता है क्या करना, तो इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। उसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। क्लोरीन आयन को हम देखे थे कि आरबीसी जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम देती है, क्लोराइड जो है शिफ्ट हो जाती है प्लाज्मा से आरबीसी में, क्लोराइड शिफ्ट के बारे में देखे थे। ठीक है, और भी जो सोडियम और मैग्नीशियम जो रहते हैं, सोडियम जो रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप में आयनिक बैलेंस बनाने के लिए हेल्प करती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इनके भी काम होते हैं। तो इनके काम कैसे होंगे, तो इनके काम को देखें कि परासरण नियमन में सहायता करते हैं। देखो परासरण नियमन मतलब जो ऑस्मोटिक, देखो यहाँ पर परासरण क्या होता है, बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। एल्ब्यूमिन ये परासरण को नियमन करवाते हैं। नियमन का मतलब प्लस माइनस आयन को इधर से उधर ट्रेवल करने का काम करती है। मतलब इधर वाटर ज्यादा हो गया तो इधर प्लस वाले मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा रहेंगे, मतलब O माइनस ज्यादा रहेंगे तो इधर प्लस आ जाएंगे। मतलब बैलेंस बनाने का काम करते हैं प्लस माइनस को, ताकि कोई प्रकार का यहाँ पर आयनिक बैलेंस जो है इम्बैलेंस ना हो। तो आयन को बैलेंस करती है, और जब आयन बैलेंस हो जाते हैं तो परासरण भी बैलेंस होती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि मान लो जिधर की ओर में तत्व ज्यादा है उधर की ओर में पानी कम रहेंगे, और जिधर की ओर में पानी कम रहेगा उधर की ओर तत्व ज्यादा रहेंगे। तो ऐसा करके ये परासरण नियमन का कार्य करती है। ठीक है, उसके अलावा और भी देखें, जैसे कि हम लोग यहाँ इसको हम लोग वहां पर देखे भी रहते हैं, कहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम जब रहती है, नेफ्रॉन की नलिकाओं में बहुत सारे
जब उत्सर्जी पदार्थ बाहर की ओर जाते रहते हैं उस टाइम में बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे HCO3 माइनस Cl माइनस का काम वहाँ पर है, सोडियम का भी काम वहाँ पर है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा CO2, O2, N2 ETC परिवहन के लिए, मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या गैसों के परिवहन में भी हेल्प करती है कौन, प्लाज्मा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको ऑक्सीजन के हम बात करते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़े कि 3% कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है, ऑक्सीजन 3% जो रहती है प्लाज्मा, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, जबकि 77% टोटल, 70% तो बाइकार्बोनेट के रूप में और 7% प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होती है। तो टोटल 77% कार्बन डाइऑक्साइड इसी के द्वारा क्या होता है, प्लाज्मा के द्वारा, जबकि 3% ऑक्सीजन जो रहती है प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, परिवहन होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ठीक है, पूरा बात इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं नीट में, है ना। इसकी भी बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, किसकी, कि बिना थक्का कारकों के ब्लड को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरम बोलते हैं। बिना थक्का कारकों के ब्लड को सीरम मतलब, अब देखो यहाँ पर रक्त के थक्का कारक यहाँ पर है ना, फाइब्रिनोजन रहती है, क्या करती है, रक्त के थक्का निर्माण में हेल्प करती है। अब ये नहीं रहेगा तो वो वाले ब्लड को हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे, तो ये बात याद रखना है। तो ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बोल सकते हैं, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त बराबर हम बोलेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, CF, है ना, अब्सेंट होंगे, तो इसमें से इसको हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलते हैं ना, मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, सीरम बोलते हैं, सीरम ब्लड में से, है ना। और ब्लड में से भी ऐसा हम लोग नहीं देखेंगे तो ऐसे देख सकते हैं कि ब्लड जो है दो चीज़ों से बना है, ब्लड जो है किससे किससे, एक प्लाज्मा से बना है और दूसरा किसमें, फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है, मतलब संगठित पदार्थ से, मतलब RBC WBC प्लेटलेट। तो प्लाज्मा के क्लॉटिंग फैक्टर जो रहेंगे, प्लाज्मा के क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट रहेंगे, और प्लाज्मा के क्लॉटिंग फैक्टर है कौन, तो कौन है यहाँ पर, फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन जो रहेंगे यही अब्सेंट रहती है, तभी तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड को सीरम बोलेंगे। तो बिना थक्का कारकों के रक्त को हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। लेकिन ना इसके अलावा एक चीज और जो रहती है, रक्त के थक्का कारकों में शामिल होती है, यहाँ पर तो उसका, है ना, NCERT बोला नहीं है, लेकिन क्या बोला है वहां पर सबसे लास्ट में, इन सबको बात को बताने के बाद में नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ थक्का कारक निष्क्रिय अवस्था में भी रहते हैं, मतलब कुछ और प्रोटीन है, कुछ और प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय अवस्था में प्लाज्मा में उपस्थित होती है, अवस्था में प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहने का काम करती है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट रहती है निष्क्रिय अवस्था में। जैसे कि कौन, उसका नाम नहीं दिया है NCERT ने, है ना, लेकिन याद रखना कि प्रोथ्रोम्बिन वगैरह भी क्या रहती है, प्लाज्मा वाले भाग में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और ये सब चीज भी समझ आया होगा। तो देखो प्रोथ्रोम्बिन भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी थक्का निर्माण में क्या करती है, भाग लेती है। तो सीधा सा एक लाइन लिखा है NCERT ने, सबसे लास्ट लाइन, कि बिना थक्का कारकों के रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, बोला है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख के यदि देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या होती है, तो RBC WBC प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइब्रिनोजन जो रहती है क्या, अब्सेंट रहती है, क्योंकि फार्म्ड एलिमेंट्स में बोल दिया, तो फार्म एलिमेंट्स में क्या आते हैं, RBC आती है, WBC आती है, और कौन आती है, प्लेटलेट्स। तो ये तो प्रेजेंट है लेकिन थक्का कारक नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती है ये भी थक्का कारकों में इन्वॉल्व होती है, यही कारण कि प्लेटलेट्स भी क्या होती है यहाँ पर अब्सेंट, जबकि RBC, है ना, ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और ये RBC और WBC दोनों क्या होती है, प्रेजेंट, जबकि यहाँ पर प्लेटलेट्स भी अब्सेंट होते हैं। तो ओवरऑल हम लोग देखें कि हम सीरम के जब भी बात करते हैं सीरम की, तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन प्लस प्लेटलेट्स, मतलब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूं कि ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन प्लस प्लेटलेट्स, मतलब इस सीरम में फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट दोनों नहीं होंगे, बाकी जबकि बाकी लोग होंगे, RBC भी होगा, WBC भी होगा, और प्लेटलेट्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि NCERT यही बोला है, एक लाइन बोला जरूर है, क्या बोला है, कि बिना थक्का कारकों के रक्त को हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, जबकि प्लेटलेट्स भी थक्का कारक है। फाइब्रिनोजन तो थक्का कारक है, रक्त के थक्का निर्माण या स्कंदन के लिए जरूरी है, लेकिन प्लेटलेट्स भी जरूरी होती है, उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन भी जरूरी है। तो ये तीनों लोग अब्सेंट होंगे किसमें,
सीरम में, तो हम यहाँ से डायग्राम भी देख सकते हैं, क्लॉटेड ब्लड अलग दिखाई दे रहा है, सीरम ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइन भले लिखा है लेकिन उसका ये ऐसा टाइप का बना के देते हैं ऑप्शन में। तो ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन प्लस प्लेटलेट से दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, ये प्रोथ्रोम्बिन भी नहीं रहता, तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन भी लिख सकते हैं, प्लस प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये तीनों चीज नहीं रहते ब्लड में। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखते हैं। अब हम लोग ब्लड के संगठित पदार्थ के बारे में बात करने वाले हैं। प्लाज्मा वाला पार्ट पूरा समझ आया होगा। अब देखते हैं संगठित पदार्थ में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहला लाल रक्त कोशिकाएं, या बोल सकते हैं क्या, आरबीसी। तो पहला आरबीसी है, दूसरा कौन सा है, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा कौन सा है, प्लेटलेट्स। ये तीनों संगठित पदार्थ है, सभी अलग अलग सेल्स होती है ये, मतलब कोशिकाएं होती है। रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। और प्लेटलेट्स कोई कोशिका नहीं होती है, टुकड़ों से बनती है ये, है ना, मतलब विखंडन से बनती है। तो प्लेटलेट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। टुकड़ा देखो यहाँ पर कोई सेल, प्रॉपर सेल बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि डब्ल्यूबीसी को प्रॉपरली बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये आरबीसी भी प्रॉपरली बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो प्लेटलेट्स जो रहती है ना, टुकड़ों से बनती है, मेगाकैरियोसाइट स्पेशल सेल से बनी हुई रहती है। कौन, ये उसके टुकड़े या विखंडन से, या सेल के टुकड़े या विखंडन से बनी हुई रहती है। कौन, ये जो प्लेटलेट्स होती है वो। ठीक है, यही कारण कि इसमें न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी नहीं होते, क्योंकि सेल ही नहीं है, टूट गया रहता है ये। तो आर्टरी के अंदर हम बात करें, आर्टरी के अंदर में देखो ब्लड जो है फ्लो हो रही है, तो उसमें ये आरबीसी है, और ये है ना डब्ल्यूबीसी, और क्या होती है, प्लेटलेट्स है। चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, सबसे पहला अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होती है, इरिथ्रोसाइट की विशेषताएं। आरबीसी की क्या क्या विशेषता होती है उसको जानते हैं हम लोग। सबसे पहला विशेषता जाने, रंग। तो रंग दिखाई देता है कौन सा कलर का, लाल कलर का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, और हीमोग्लोबिन रहता है, इसी की वजह से कैसे दिखाई देते हैं, लाल रंग की। रक्त में सामान्य एचबी मतलब हीमोग्लोबिन का जो बताया 12 से 16 ग्राम होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसको अभी बताया जस्ट इससे पहले। तो ये जो ब्लड में है ना, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें रेड कलर जो दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से दिखाई दे रहे हैं ये ब्लड जो है रेड कलर का। ठीक है, और कितना होता है, 12 से 16 ग्राम एचबी होती है। तो हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल रहती है ना, वो कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। क्रिटिकल वैल्यू जो होती है ना, 7 ग्राम पर 100 ml होती है। क्रिटिकल वैल्यू की बात करते हैं ना, क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू मतलब जब 7 ग्राम पर 100 ml में, मतलब 7 ग्राम से जब कम हो जाएगा ना, तो इसको ब्लड, है ना, ब्लड का ड्रिप लगाने की जरूरत है, मतलब ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़ेगी, इसको ब्लड चाहिए रहेगा। तो क्रिटिकल वैल्यू लगभग कितना, 7 ग्राम पर 100 ml होता है। बाकी नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होती है, कितनी होती है, 12 से 16 ग्राम होती है। ठीक है, आरबीसी के जीवन काल की बात करते हैं, तो ये 120 दिन जीता है। कितने दिन जीता है, 120 दिन लगभग जीता है। कौन, आरबीसी, है ना। लेकिन जब एनीमिया हो जाती है, या मलेरिया के केस होते हैं, एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया जो होती है ना, सिकल सेल एनीमिया के केस में ये आरबीसी का जो लाइफ स्पान रहता है ना, 100 डेज हो जाती है। तो इसको भी याद रखना, कई कई एग्जाम इसको पूछ देता है कि सिकल सेल एनीमिया के केस में जो आरबीसी का जीवन काल है कितने दिन हो जाता है करके पूछेंगे, तो कितने दिन हो जाती है, 100 दिन। लेकिन नॉर्मल समय में इसकी जीवन काल कितनी है, 120 दिन तक जिएगा, मतलब 3 महीने तक, मतलब 4 महीने तक करीब जीता है ये। ठीक है, इसकी गिनती की बात करें, मतलब होती कितनी है ब्लड में, तो सबसे ज्यादा होती है यही आरबीसी जो है, 5 से लेकर 5.5 मिलियन, मतलब हम बोल सकते हैं 50 से लेकर 55 लाख होती है ना। मिलियन का मतलब लाख, 50 से लेकर 55 लाख होती है, लाख पर mm क्यूब में, है ना, पर mm क्यूब में ऐसे मेजर करते हैं। तो 50 से लेकर 55 लाख होती है, मतलब 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm क्यूब में। ठीक है, कहाँ पर बनती है ये, तो ये बनती है रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो जो होती है, बोन्स के अंदर में अस्थि मज्जा रहते हैं, है ना, वहीं पर सेल रहते हैं, वहीं से बनती है ये रेड बोन मैरो में। संरचना की बात करें, दिखाई कैसे दिखती देती है आरबीसी, तो आरबीसी के आकार में द्विअवतल दिखाई देती है, कोई नाभिक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होते। मतलब याद रखना, इसमें आरबीसी में क्या क्या चीज नहीं होता। तो पहले बात याद रखना कि ये राउंड दिखती है, राउंड का मतलब गोलाकार, और दूसरा दिखती है बाइकॉनकेव। मतलब ये दो, इसके ना शेप जो रहते हैं दो प्रकार से दिखाई देते हैं, एक ना गोला दिखाई देता है ये, और एक ऐसे ना अंडाकार टाइप का रहता है, वो बाइकॉनकेव बन जाते हैं, द्विअवतलाकार बोलते हैं हिंदी में।
ठीक है, तो वो होती है। उसके अलावा ना इस आरबीसी में क्या नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस क्या रहते हैं, एब्सेंट। और उसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें एब्सेंट रहती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या रहती है, एब्सेंट। और गोल्जी बॉडी भी क्या रहते हैं, गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है याद रखना है। अब हम देख तो लिए कि आरबीसी में क्या रहती है, न्यूक्लियस जो है एब्सेंट रहती है, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो है ना, मैमल्स के आरबीसी में क्या रहती है, ये एब्सेंट रहती है। लेकिन जो एक्सेप्शन है उसके भी बारे में बात करते हैं हम लोग कि मैमल्स के आरबीसी में क्या रहते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट। लेकिन ऊंट वगैरह की बात करते हैं, ऊंट और लामा जैसे जीवों की, है ना, तो ये जो है भेड़ जैसे दिखाई देते हैं, ऊंट एवं लामा, इन दोनों के आरबीसी में क्या रहती है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। बाकी सभी जितने भी मैमल्स या स्तनधारियों में, स्तनधारियों के आरबीसी में बाकी लिख देंगे यहाँ पर, बाकी स्तनधारियों के आरबीसी में न्यूक्लियस क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। जबकि ऊंट एवं लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमें जानना है। क्योंकि आरबीसी के काम क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर आरबीसी के जो काम होते हैं वो CO2 एंड O2 को परिवहन करने का काम होते हैं। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और इसके पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में भी हम लोग देखे थे कि ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है ना, कौन, हीमोग्लोबिन, है ना, मतलब आरबीसी। जबकि 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसी में रहता है। तो ये भी हम लोग जाने हैं। ठीक है, अब ये आरबीसी बहुत दिन तक जी लेता है, कितने दिन तक, 120 दिन तक। और उसके बाद इसको मरना होता है, तो मरता है तो कहाँ पर जाएगा, तो आरबीसी का कब्रिस्तान वाला एक जगह है, स्टमक के पास में रहती है, यहाँ पर स्प्लीन, है ना, स्प्लीहा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आरबीसी का कब्रिस्तान। मतलब जब आरबीसी पूरा अपना लाइफ स्पान कंप्लीट कर जाता है तो ये प्लीहा में जाके मर जाता है, कब्रिस्तान बोलेंगे इसको। ठीक है, प्लीहा के बारे में और भी चीज हम लोग पढ़े थे, कहाँ पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होती है, द्वितीयक लिम्फ ऑर्गन होती है, ये द्वितीयक लिम्फॉइड ऑर्गन। तो इसमें क्या होती है, इसको हम लोग सेकेंड हार्ट भी बोलते हैं, मतलब द्वितीयक हृदय बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम ये ब्लड प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। किसको, स्प्लीन को। भले हालांकि वो आरबीसी मर गई हुई रहती है, वहां पर रहती है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में ब्लड को सप्लाई करने का काम कौन करती है, स्प्लीन ही करती है। ठीक है, जिसको मैं उस वाले क्लास में बता ही दिया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब पढ़े थे तब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। इसके आगे और देखें। अब अगला है ना, ये तो हो गया आरबीसी के बारे में। अब दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्या है, ल्यूकोसाइट की, है ना, क्या क्या विशेषताएं होती है उनको भी जानते हैं हम लोग थोड़ा। तो देखिए इधर ये कलर दिखाई देती है श्वेत, है ना, मतलब व्हाइट कलर की दिखाई देती है, यही कारण है कि इसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, जीवन अवधि की बात करें इसके, तो सबका अलग अलग होता है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल का, कोई 24 घंटे भी जीते हैं, कोई 10 दिन भी जीता है, कोई 12 दिन जीते हैं। तो अलग अलग के हिसाब से सबका ओवरऑल एवरेज लिए हैं, तो 1 से 15 दिन होती है किसका, डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि जो रहती है। गिनती की बात करें तो बताओ, हम जब तुलना करेंगे आरबीसी की से, तो इसकी जो संख्या रहेगी बहुत कम रहेगी। और एनसीईआरटी भी वही बात लिखा है कि यह आरबीसी की तुलना में इसकी संख्या बहुत कम होती है। तो कितनी कम होती है, तो 6000 से लेकर 8000 पर mm³ में होते हैं। जबकि आरबीसी का कितना था, तो आरबीसी का था 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³। तो बताओ इससे हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो बहुत कम है कि नहीं है, तो बहुत कम हो जाती है ना। तो इसको भी याद रखना है, आरबीसी की तुलना में, तुलना करके बात करेंगे तो उसकी तुलना में बहुत कम है। कितना है, 6000 से लेकर 8000, है ना, होती है ये पर mm³ में। इसकी संख्या नंबर है ये। कहाँ बनती है, तो ये भी बनती है कहाँ पर, तो ये बनती है बोन मैरो में ही बनती है। उसके अलावा ये बनती है लसिका ग्रंथि, मतलब लिम्फ नोड्स में भी बनती है। और तीसरा स्प्लीन में भी बनते हैं। तो इसके 2-3 जगह है वहां पर बनती है। कहाँ कहाँ पर, बोन मैरो में, और क्या है, लिम्फ में, और तीसरा क्या है, स्प्लीन में बनती है। ठीक है, संरचना की बात करेंगे तो न्यूक्लिएटेड विभिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस जो है ना, इसमें क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। और ये न्यूक्लियस जो रहती है अलग अलग में अलग अलग होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर 3 ऐसे
ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस, इसमें भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस। तो ऐसे जो रहती है ये ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, तो ये एस आकार के न्यूक्लियस है। देखो ऐसे 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 टाइप का बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अंदर में न्यूक्लियस। तो सबके न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। पहले इसका फ्लो चार्ट बताते थे लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए नहीं बताते। यहाँ पर ये जानना है कि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है लेकिन सबका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होती है। ठीक है, कार्य की बात करें, प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब तो ये क्या करती है, फैगोसाइटोटिक सेल होती है डब्ल्यूबीसी, और ना फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स मतलब जो बाहरी कण पदार्थ होते हैं ना उसको खाने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर को बचाती है। तो जो भी चीज हमारे शरीर को बचाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है बोलेंगे। तो डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है। ठीक है, तो ये भी जो है ना इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखिए डब्ल्यूबीसी में सबसे पहले देखते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल के बारे में। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो है ये है ना, यहाँ पर लिखेंगे पहला नंबर न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल होती है, दूसरा होती है इयोसिनोफिल, तीसरा होती है बेसोफिल, चौथा होती है मोनोसाइट और पांचवा होती है क्या, लिम्फोसाइट। तो ये सभी क्या है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। तो उसमें से भी ये जो रहती है ये तीनों है ना, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, ए है ना, ए बी और क्या है एन, ए बी एन से याद करेंगे। ए बी एन जो रहती है वो क्या रहती है, जी, ए बी एन जी से याद करेंगे। मतलब क्या है, एसिडोफिल है ना, दूसरा क्या है बेसोफिल और तीसरा क्या है न्यूट्रोफिल। ये सभी क्या होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब ये होता है इसके सेल के अंदर में ऐसे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ग्रेन्यूल्स। यहां से हम देख सकते हैं ये सेल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में ऐसे इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल के अंदर में क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ग्रेन्यूल दानेदार अंगक होते हैं। तो कड़िकाएं प्रेजेंट होती है इसमें, क्या प्रेजेंट होती है, कड़िकाएं। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल में कड़िकाएं होती है, इसीलिए इसको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। जबकि ये जो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट होते हैं ना, इसके अंदर में ना कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसीलिए ए ग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे। तो ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट में एबीएन से याद रख लेना है और इसको एमएलए से याद रखना है। एमएलए जानते हो ना, एमएलए एंड एमपी। एमएलए मतलब विधायक है ना, विधायक होता है कि नहीं होता। तो एमएलए से याद करना है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट से याद रखना मतलब अकड़िकाणु होते हैं ये, कौन कौन, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो इसको बारे में जानते हैं हम लोग क्या क्या चीजें होती है डब्ल्यूबीसी में। तो देखे ये बात तो क्लियर हुआ होगा कि एसिडोफिल मतलब ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है। तो ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट में बता दिया मैंने कि यहाँ पर ग्रेन्यूल्स होते हैं सेल के अंदर में, जबकि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। ठीक है, अब देखें कि एबीएन जी से याद रख लिए हम लोग। एसिडोफिल का दूसरा नाम भी है ना, इयोसिनोफिल भी बोलते हैं। इयोसिनोफिल या तो एसिडोफिल, दो नाम है, जबकि इसका क्या है, न्यूट्रोफिल या हेट्रोफाइल्स भी बोलते हैं इसको। बेसोफिल को हम लोग साइनोफाइल्स भी बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इसको और इसको बताया नहीं है, सिर्फ इसको बताता है एसिडोफिल्स को इयोसिनोफिल भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इसको दूसरा नाम भी है, जैसे मोनोसाइट को लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी बोल रहे हैं, लिम्फोसाइट जो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, लार्जेस्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में, किसके अंदर में, लिम्फोसाइट्स के अंदर में। तो ये बात बताए हैं। अभी ये जानते हैं इसका परसेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक तो है ना इसमें से परसेंट के बेस में क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स दी कॉलम में, लेकिन इस बार जब क्वेश्चन को कठिन करने का देखेंगे तो क्या करेंगे, इसके अरेंजमेंट देंगे, ज्यादा से कम को जमाओ या कम से ज्यादा को। तो ज्यादा से कम वाले में फिर जमाएंगे देखना। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं कि न्यूट्रोफिल होती है जो 60 से 65% न्यूट्रोफिल होती है, और ये कैसे काम करती है, भक्षण कोशिका के रूप में काम करेगी। सोल्डर ऑफ दी मतलब सोल्जर ऑफ दी बॉडी बोलेंगे, मतलब ये हमारे शरीर का रक्षक है। सोल्जर का मतलब क्या होता है, रक्षक। तो रक्षक होती है हमारे शरीर की, भक्षण कोशिकाएं होती है, मतलब कोई भी जो रहते हैं ना, जैसे फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स रहती है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इसको ना इसके पास में आएगी, मतलब डायपेडेसिस करती है, डायपेडेसिस मूवमेंट या अमीबोइड मूवमेंट करती है। ये अमीबॉइड मूवमेंट करती है, अमीबा के जैसे चलती है। अरे इसको क्या कर लेगी, ये फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल है, इसको क्या कर लेती है, फैगोसाइटोटिक मतलब ये स्यूडोपोडिया बनाते हैं ऐसे। और यहाँ पर ये फॉरेन बॉडी है तो इसको स्यूडोपोडिया बना के, स्यूडोपोडिया बनाते हैं, मतलब स्यूडोपोडिया मतलब आभासी पैर, और आभासी पैर बना के इन लोग बोलते हैं डायपेडेसिस मूवमेंट करते हैं, डायपेडेसिस मूवमेंट, डायपेडेसिस मूवमेंट करते हैं।
और ये अमीबा के जैसे चलती है, इसीलिए इसको हम लोग अमीबोइड मूवमेंट बोलते हैं। तो ऐसे करके ये फैगोसाइटोटिक कर लेती है। भक्षण कोशिका बोलेंगे, मतलब जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स जो दिखाई देंगे उसका भक्षण करने का काम करती है कौन, ये जो न्यूट्रोफिल रहती है वो, ठीक है। इसके अलावा मोनोसाइट भी वही काम करती है ना, सेम टू सेम भक्षण कोशिका के रूप में, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल दोनों मिलकर क्या करते हैं, भक्षण कोशिका के रूप में काम करती है, ठीक है। पहले बात तो इसका परसेंटेज याद रखना इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल का परसेंट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद इओसिनोफिल या एसिडोफिल है, इसका 2 से 3% होता है। बेसोफिल जो होती है 0.5 से लेकर 1% होती है। मोनोसाइट जो है 6 से 8% होती है। और लिम्फोसाइट जो होती है 20 से 25% होती है। तो परसेंट को याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल, कितना होता है तो 60 से 65%। दूसरे नंबर में होती है कौन, तो होती है लिम्फोसाइट 20 से 25%। तीसरे नंबर में होती है कौन, तो होती है मोनोसाइट 6 से 8%। फिर इसके बाद में होती है इओसिनोफिल या एसिडोफिल 2 से 3%। फिर सबसे कम होती है कौन, तो होती है बेसोफिल या बोल सकते हैं साइनोफिल 0.5 से लेकर 1%। तो हम लोग देखो यहाँ पर हम लोग परसेंट के बेस में यदि हम इसको जमाना चाहे तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में लिम्फोसाइट है, फिर उसके बाद में मोनोसाइट है, फिर उसके बाद में इओसिनोफिल है, मतलब एसिडोफिल्स भी बोलते हैं उसको, और उसके बाद में क्या है, बेसोफिल है। मतलब हम लोग मैक्सिमम से हम लोग किधर की ओर जा रहे हैं, मिनिमम की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि मैक्सिमम टू मिनिमम कौन कौन कैसे क्या होती है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल होती है, कितना परसेंट, 60 से लेकर 65%। जबकि सबसे कम कौन होती है, सबसे कम कौन होती है, बेसोफिल होती है, कितना 0.5 से लेकर 1% होती है। तो कम ज्यादा वाले भी क्वेश्चन देंगे, है ना। तो इधर एन और बी से याद रखना, बीच में एल एम ए से याद रखना है, एन एल एम एनएलएम, एनएलएम से याद रख लेना। एनएलएम ए बी सर पढ़ाते हैं, इससे याद रख लेना। एनएलएम फिजिक्स का एनएलएम ए बी सर पढ़ाते हैं, ए बी सर पढ़ाते हैं, ऐसा याद रख लेना, है ना। आशीष वाजपेयी सर, ऐसा कुछ भी नाम याद रख लेना। तो ऐसे जो है याद रख लेना है एनएलएम। तो सबसे ज्यादा से कम की ओर में होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हमें, है ना, ट्रिक बनाने आना चाहिए, कुल मिलाकर हमारा याद होना चाहिए, है ना। और ये भी देखते हैं हम लोग, ऐसा याद रहेगा ओवरऑल तो ये परसेंट वाले भी हमारे याद हो जाएंगे। कैसे, अब हम दो तो जान ही गए, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा और बेसोफिल सबसे कम। तो सबसे ज्यादा में कितना, 60 से 65, और बेसोफिल सबसे कम में कितना, 0.5 से 1%। और उसके बाद लिम्फोसाइट जो होती है ना, ये बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट 2 होती है, इसीलिए ज्यादा होती है। तो याद रख लेना, है ना, 20 से 25%। उसके बाद मोनोसाइट 6 से 8 और एसिडोफिल 2 से 3% होते हैं। तो कभी कभी ना इसमें कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन देते हैं, मैथ्स दी कॉलम में आते ही रहते हैं ये सब क्वेश्चन, मिलाने के लिए आते हैं, है ना, कौन कौन कितने परसेंट वाले। अब पहले मिलाने वाला तो आ गए, अब ना इसके काम वाले भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब इनका सबका काम में भी मिलाने वाले आएंगे। कैसे, मैथ्स दी कॉलम में तो न्यूट्रोफिल का क्या काम है, इओसिनोफिल का क्या क्या काम है, तो काम वाले भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कैसे आते हैं उसको भी देखते हैं हम लोग। तो देखें इधर कि ये तो बता दिया, मोनोसाइट और ये जो न्यूट्रोफिल होती है दोनों फैगोसाइटोटिक सेल होती है। दूसरा और जानते हैं हम लोग कि इओसिनोफिल क्या करती है। तो इओसिनोफिल का काम क्या होता है, संक्रमण से बचाव। जिस टाइम में इन्फेक्शन होती है बॉडी में, कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन होती है, तो उस टाइम में बचाव करने का काम यही रहती है। और दूसरा क्या है, एलर्जिक प्रक्रिया में भी शामिल होती है। एलर्जिक प्रक्रिया मतलब, तो एलर्जी जब भी होते हैं, जैसे छींक आना, अचानक से नाके बहने लग जाना, है ना, और आंखों में आंसू आना, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। बॉडी में रैसेस उत्पन्न हो जाना, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं। तो ये जो सब एलर्जी जो रहती है, इन सब प्रतिक्रिया में शामिल होती है कौन, इओसिनोफिल, या हम बोलते हैं क्या, एसिडोफिल। कभी कभी देखना जब पैथोलॉजी लैब में ऐसे ब्लड चेकिंग के लिए जाते हैं तो इस्नोफिलिया हो गया बोलते हैं, इस्नोफिलिया मतलब उसके बॉडी में हमेशा इओसिनोफिल की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ी हुई है। तो हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको, है ना, कोई कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, चाहे बॉडी में और अदर ब्लड इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो अलग अलग इन्फेक्शन। तो इस्नोफिलिया टेस्ट से पता चलता है, इस्नोफिलिया है बोलते हैं उसी को। तो ये संक्रमण से बचाव करने के लिए इसके नंबर को बढ़ा के रखता है ये, इसीलिए इसके नंबर बढ़ जाते हैं। जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवाने जाएंगे, यानी कि ब्लड टेस्टिंग कराएंगे पैथोलॉजी में, तो इसकी मात्रा बढ़ गई रहती है, एलर्जिक प्रतिक्रिया में शामिल होती है, ठीक है। इसके अलावा जानते हैं बेसोफिल्स। तो बेसोफिल जो रहती है, यहाँ पर तीनों को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, तो यहाँ पर याद रखना सभी का नाम। तो क्या क्या चीज़ का सिक्रीशन करते पूछेंगे। तो बेसोफिल हालांकि भली कम है, लेकिन ये हिस्टामिन, सीरोटेनिन और तीसरा हिपेरिन का स्त्रवण करती है, जो शोधकारी क्रियाओं में शामिल है। शोधकारी का मतलब
इन्फ्लामेशन, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि ब्लड वेजल जो रहती है ना, ऐसे ब्लड वेजल्स है, अब ये ब्लड वेजल्स में इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन, इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलेंगे, सूजन बोलेंगे। तो जब भी सूजन हो जाती है तो सूजन के टाइम का सिम्टम तो जानते ही होंगे, सूजन होती है तो, है ना, जैसे एक ततैया वगैरह जब काटता है तो कैसे दिखाई देते हैं, सूजन होता है तो हालत खराब हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर कट किया, यहाँ पर पूरा स्वेलिंग हो जाएगा, आग भी बंद हो जाती है पूरा, है ना। तो क्या होती है उस टाइम में, शोधकारी क्रियाओं के टाइम में हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ये सब चीज का स्त्रवण करने का काम किसका रहता है, बेसोफिल का। और यही जो पूरे रहते हैं ना, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ये एलर्जिक प्रतिक्रिया के टाइम में भी सिक्रीट होते हैं। इसको हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े भी हैं। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन का स्त्रवण जो है एलर्जी की एक प्रक्रिया के टाइम में होती है, जिसमें एलर्जी चेक करना होता है, उसमें इन सबको डाला जाता है, तो एंटी हिपेरिन ड्रग्स वगैरह दिया जाता है ना। तो उन सब चीज को यूज करते हैं इस टाइम में, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद में ये तीनों का काम हो गया, है ना, ये तीनों का काम, और ये दोनों का काम तो सेम ही है, और बाकी इन दोनों का काम अलग अलग है थोड़ा से। बाकी हम लोग अब जानते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। तो दो टाइप के लिम्फोसाइट है, इसको हम लोग पढ़े भी हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होती है। तो बी लिम्फोसाइट जो रहती है क्या करती है, तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है, ये इसका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। तो एंटीबॉडी बनाना कैसे बनाती है, तो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाती है, वही एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी बनाना इसका काम होता है किसका, बी लिम्फोसाइट का। और जब एंटीबॉडी बनाती है तो ये टी सेल जो रहती है इसके क्या करती है, हेल्प करती है क्या करने में, एंटीबॉडी बनाने में। देखो टी सेल जो है एंटीबॉडी खुद नहीं बनाती, ये बी लिम्फोसाइट की क्या करती है, हेल्प करती है। तो एंटीबॉडी बनाने का गुण इसके पास है, जबकि टी लिम्फोसाइट इसकी हेल्प करती है। तो देखो ये कितना परसेंट है, 20 से 25%। तो ये प्रतिरक्षा क्रिया में शामिल होती है, प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, एंटीबॉडी बनाती है। और जब एंटीबॉडी बनाएगी तो प्रतिरक्षा क्रिया में तो शामिल होंगे ही, क्योंकि इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, शरीर को बचा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया हो गया पूरा, है ना। इसके आगे और देखें, अगला है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहला बात तो रंगहीन होती है, हल्का या पारदर्शी टाइप का दिखाई देता है। जीवन अवधि की बात करें इसकी, तो लगभग 7 दिन का इसका जीवन काल रहता है, किसका, ये जो प्लेटलेट्स है उसका। गिनती की बात करें तो बताओ 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर mm³ होती है। मतलब हम बोल सकते हैं लाख, है ना, यहाँ पर लाख बोल दिए, यहाँ पर मिलियन वगैरह की बात नहीं किए हैं, लाख बोले 1.5 से लेकर 3.5 लाख। तो हम लोग यहाँ पर तीनों का तुलना करेंगे, आरबीसी का, फिर उसके बाद में क्या है प्लेटलेट्स का, फिर उसके बाद में क्या है डब्ल्यूबीसी। तो ये होती है 50 से लेकर 55 लाख। ये कितना है प्लेटलेट्स, 1.5 से लेकर 3.5 लाख। और ये क्या है 6000 से लेकर 8000 इसकी संख्या। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आरबीसी होती है, फिर उसके बाद में प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी। ये तीनों जो रहते हैं, ये तीनों का संख्या बता दिया मैंने। ये संख्या का हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, तुलना किए हैं। तो संख्या वाले क्वेश्चन यहाँ से दे सकते हैं। तो देखो कहाँ पर बनती है ये, तो अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका में, मतलब अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका होती है कौन, एक मेगा कैरियोसाइट नाम का सेल होता है। मेगा कैरियोसाइट सेल पूरे बायो में पढ़ लेंगे, सिर्फ एक ही जगह यहीं पर दिखाई देती है। मेगा कैरियोसाइट सेल एक अलग ही नाम के टुकड़ों में विखंडन से बनती है, कि मेगा कैरियोसाइट सेल के टुकड़ों में विखंडन, वही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब विखंडित हो जाता है, एक ही सेल विखंडित हो के बनाती है किसको, इसको प्लेटलेट्स को। और इसमें केंद्रक की बात करेंगे तो इसमें केंद्रक नहीं होती, केंद्रक नहीं होंगे। और इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉट करवाना, मतलब खून का, है ना, क्या करना, थक्का बनाना, या ब्लड का क्या करना, स्कंदन करना, इसका काम होता है किसका, प्लेटलेट्स का। और वहां पर भी हम लोग देखे सीरम में भी क्या रहती है, ये प्लेटलेट्स अब्सेंट रहती है। सीरम में रहती कि नहीं रहती प्लेटलेट्स, थक्का कारक है ये, तो थक्का कारक क्या रहती है, अब्सेंट रहती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ऐसे दिखाई देती है, जब एक्टिवेटेड हो जाती है तो एक गर्म भजिए जैसा दिखाई दे रही है, ये है कि नहीं है। प्लेटलेट्स की संख्या के देखे ऐसा ये सब चीजें हैं। तो जब ना ये प्लेटलेट्स जो रहती है, ये सब चीज तो जान गए हम लोग, लेकिन ना प्लेटलेट की संख्या जो रहती है ना कम हो जाती कभी कभी। तो कम होने का कारण होता है डेंगू। ये डेंगू प्लेटलेट्स को अटैक करता है। तो डेंगू जो रहती है इसकी वजह से होती है, डेंगू एक बीमारी का नाम है, वायरस की वजह से होती है। वायरस की वजह से क्या होती है, डेंगू। और वायरस को फैलाने के लिए जो फैलाव किसकी वजह से होता है बोला जाएंगे, या संचार या वाहक, फैलाव या वाहक की बात करेंगे तो कौन होती है पता है, एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो या एडीज मच्छर बोलेंगे, एडीज मच्छर।
ये जो रहती है वाहक होती है, और डेंगू जो रहती है ना, डेंगू फीवर, इसको ना ब्रेक बोन डिजीज, मतलब इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। इतना ज़्यादा बुखार आता है, वायरस की वजह से होती है। और इसी में क्या होगी, तो डेंगू का क्या है लेना देना प्लेटलेट से, तो इसी में प्लेटलेट्स जो रहती है ना काउंट, प्लेटलेट्स काउंट जो रहती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं। किसमें, डेंगू फीवर में। तो डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, वायरस की वजह से होती है। और ये वाहक जो होती है एडिस मॉस्किटो की वजह से फैलती है, मतलब उसी के वही वाहक होती है किसके, डेंगू की। ठीक है, इससे पहले हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में जाने थे। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी में एक चीज और लिख लेना, यहाँ पर नोट करके, क्या नोट करके लिख सकते हैं कि जब डब्ल्यूबीसी की जब संख्या बढ़ जाती है ना, अचानक से डब्ल्यूबीसी की मतलब सभी की संख्या लगभग बढ़ गई, तो इसकी संख्या के जो वो बढ़ना होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, बोलते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया जो रहती है ना, ब्लड कैंसर का टाइप है, तो ये होती है ब्लड कैंसर। तो जब भी ब्लड कैंसर के बारे में जानेंगे या पढ़ाई करेंगे तो जानेंगे कि ल्यूकेमिया ही क्या होती है, ब्लड कैंसर। इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या जो रहती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात याद रखना है कि ल्यूकेमिया जो होती है वो ब्लड कैंसर है, मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, वही ल्यूकेमिया कहलाती है, ब्लड कैंसर होती है। ठीक है, तो ये बात है ना, डिजीज भी बता दिया मैंने, है ना। सब में डिजीज पढ़े हैं हम लोग कैसे, तो देखो आरबीसी में भी जब प्रॉब्लम होती है, आरबीसी के शेप बदल जाते हैं, बाइकॉन्केव रहती है, तो क्या बन जाती है, सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया आरबीसी में होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने से ल्यूकेमिया होती है किसमें, है ना, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है, ब्लड कैंसर हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या का रोग है ये, है ना। उसके बाद में प्लेटलेट्स में भी जाने, है ना, प्लेटलेट्स में क्या जाने कि डेंगू जो फीवर होती है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। कुल मिलाकर तीनों में रोग भी होते हैं, है ना, तीनों बचाती भी है, और है ना सबके अलग अलग काम भी है, तो रोग भी करवा, है ना, रोग भी हो सकती है इन सभी में। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम। अगला है ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में। तो ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होती है और कैसे जानते हैं इसके बारे में, तो देखें इधर कि ब्लड ग्रुप को देखो, सबसे पहले है ना, ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा होगा, कार्ल लैंड स्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया था, ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसने, लैंड स्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने। तो है ना, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। इसमें एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग शामिल है, मतलब हम लोग इसमें दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप में एबीओ के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे कौन सा, ब्लड में आरएच फैक्टर जो होती है उन सब के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या क्या चीजें जानते हैं हम लोग। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, रक्त समूह के बारे में। तो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव के बेस में ये हो जाती है 8 हो जाती है। कैसे, तो यदि मान लो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो क्या हो जाएंगे, ये चारों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और यदि ब्लड ग्रुप निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव पॉजिटिव जो है ना, आरएच फैक्टर को डिसाइड करती है, आरएच फैक्टर है ये। जबकि ये जो चारों क्या है, ये चारों है ब्लड ग्रुप, ये चारों क्या है, ब्लड ग्रुप है। जबकि ये दोनों क्या है, आरएच फैक्टर होती है। तो पॉजिटिव निगेटिव जो है ना, दोनों अलग अलग बात है यहाँ पर। ठीक है, तो चारों को जानते हैं हम लोग कि कैसे हुआ, क्या क्या चीजें इसमें होती है। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से ही हम लोग देख लेते हैं क्या, कि जब आरबीसी के ऊपर में, आरबीसी के सरफेस में, आरबीसी के सरफेस मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बाहर में, आउटसाइड में किसकी, आरबीसी के, उसके आरबीसी के सरफेस में क्या प्रेजेंट है या क्या किस टाइप का एंटीजन है, उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप डिसाइड होती है। तो देखो इसको जानते हैं। तो पहले बात तो ये जानना है कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड कौन करता है। तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कौन करती है, तो कंट्रोल करती है, उसका नाम है क्या, तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है। तो कौन कंट्रोल करने का काम करती है, तो जानते हैं। तो आई जीन जो रहती है ना, आई जीन, ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब आई जीन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट होती है कौन, आई जीन। यही आई जीन जो रहता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीन जो रहती है क्या करती है, एंजाइम बनाती है या प्रोटीन बनाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं कि जीन जो रहती है ये क्या क्या काम करती है। तो जीन जब एक्सप्रेस होती है ना, जीन जब एक्सप्रेस होती है तभी ये क्या बनाती है, एमआरएनए बनाती है। और एमआरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज कन्वर्जन होते रहते हैं, तो प्रोटीन बनती है। और यही प्रोटीन जो है आगे चल के क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है या अदर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मतलब जीन का एक्सप्रेस होना जरूरी है।
और जीन कहाँ पर रहती है? तो जीन डीएनए में। तो डीएनए कहाँ पर रहती है? तो डीएनए रहती है क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम कहाँ पर रहते हैं? ये रहते हैं न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कहाँ पर रहती है? सेल के अंदर में। तो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, उसमें डीएनए है, डीएनए में प्रेजेंट रहती है जीन। जीन ही एक्सप्रेस होते थे, एमआरएनए बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और वही प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह में कन्वर्जन हो जाता है उसी का। तो आई जीन के द्वारा कंट्रोल होती है कौन? ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए है ना रहती आई जीन, और आई जीन प्रेजेंट होती है किसमें? तो क्रोमोसोम नंबर 11 में, क्योंकि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो 46 क्रोमोसोम में से 11 नंबर के क्रोमोसोम में क्या करती है? ये जीन रहती है, आई जीन। तो देखो क्या होता है, जब आई जीन जो रहती है आरबीसी के सरफेस में ए टाइप के सुगर बनाएंगे, ए टाइप का क्या बनाएंगे? सुगर। तो क्या बनेंगे? इसी ए टाइप के सुगर की वजह से ए एंटीजन बनेंगे। तो ए एंटीजन बनेगी तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, ए ब्लड ग्रुप। यदि यही ए टाइप का सुगर नहीं बनाएगी तो बी टाइप का सुगर बनाएगी, बी टाइप का सुगर। तो बी टाइप के सुगर बनाने से बी एंटीजन बनेंगे। तो बी एंटीजन इसके सरफेस में आएगी तो ये क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, बी ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। यदि मान लो यही ए बी टाइप के सुगर बना दिया एक साथ, ए बी टाइप सुगर एक साथ, तो इसकी वजह से ए बी एंटीजन दोनों आ जाएंगे इसमें, तो उसकी वजह से ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, ब्लड ग्रुप। और यहाँ पर कोई प्रकार का नो शुगर, कोई शुगर नहीं बनाता, तो कोई शुगर नहीं बनाएगा तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। मतलब ना आरबीसी के जो सरफेस है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें कौन से टाइप के शुगर हैं उसके हिसाब, शुगर या कार्बोहाइड्रेट, उसी के हिसाब से एंटीजन डिसाइड होते हैं। तो देखो ए टाइप का शुगर रहेगा तो ए टाइप के एंटीजन, और ए टाइप के ही ब्लड ग्रुप। जिस टाइप का एंटीजन रहेगा उसी टाइप के ब्लड ग्रुप रहते हैं। तो ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन तो ए बी ब्लड ग्रुप। कोई एंटीजन नहीं है, देखो देख सकते हैं आरबीसी के सरफेस में कोई टाइप का एंटीजन दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। तो इसको मारने के लिए जो रहते हैं ना, एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी रहते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट रहते हैं। कैसे जस्ट अपोजिट? तो एंटीजन ए है तो यहाँ पर इसका एंटीबॉडी जो बनती है ना, तो एंटीबॉडी जो रहती है वो बी रहती है, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल इस लेटर में डिनोट करते हैं। इसका एंटीजन बी है तो इसका एंटीबॉडी जो होगा ना, एंटीबॉडी वो क्या होंगे? स्मॉल ए होंगे, मतलब जस्ट अपोजिट। और इसमें ना कोई एंटीबॉडी नहीं बनता भाई, है ना, ये याद रखना है कि ए बी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले में नो एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी बनाएगा तो दोनों टाइप के शुगर है मार देगा, और शुगर मार गया फिर ये कोई टाइप का ब्लड ग्रुप ही नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या रहते हैं? ए एंड बी दोनों क्या रहेंगे? एंटीबॉडी बन सकते हैं, है ना, वो जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। और देखते हैं इसको कंट्रोल करने वाले जो आई जीन रहती है वो कौन कौन से जीन भी होती है, वो उसको भी जानेंगे। पहले थोड़ी थ्योरी है उसको भी पढ़ते हैं। या आरबीसी अर्थात ए और बी पर दो सतह पर एंटीजन रसायन जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हैं की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। सीधी सी बात है, ए टाइप के एंटीजन और बी टाइप के एंटीजन पर ही आधारित होती है ब्लड ग्रुपिंग वगैरह। इसी तरह प्लाज्मा में दो एंटीबॉडी एंटीजन के जवाब में उत्पादित प्रोटीन होते हैं, अर्थात एंटी ए और एंटी बी। मतलब वही बताया, एंटीबॉडी जो रहती है ना, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है? ए है, और जैसे कोई एंटीबॉडी नहीं, यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीबॉडी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग और जानते हैं कि यहाँ पर ए कैसे हुआ, क्या क्या चीज है यहाँ। ठीक है, तो अगला है, अगला पेज में है ना, यहाँ पर जानते हैं क्या क्या है। तो देखो ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जाने कि क्या क्या हुआ, जिस टाइप का एंटीजन था है ना, उसी टाइप के क्या थे? ब्लड ग्रुप। तो देखो यहाँ पर ए एंटीजन था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप। बी एंटीजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, है ना, बी ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, बी ब्लड ग्रुप। ए बी टाइप के एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। और है ना, कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, तो जब कोई एंटीजन नहीं रहेंगे तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, तो इसके अगेंस्ट में बनते हैं, तो यहाँ पर बी बनेंगे, स्मॉल बी, स्मॉल बी बनेंगे, और यहाँ पर क्या बनेंगे? स्मॉल ए। यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं बनती, नो एंटीबॉडी, और यहाँ पर बनती है स्मॉल ए एंड बी। एंटीबॉडी बन सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब, जब ब्लड डोनेट वगैरह करते हैं उस टाइम की बात है। कैन डोनेट ब्लड टू, अब देखो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, किसको किसको दे सकते हैं? तो किसको देंगे? तो अपने ही साथी को देंगे, और उसके अलावा किसको देंगे? है ना, अपने ही साथी को देंगे, उसके अलावा किसको देंगे? ए बी को भी दे सकते हैं। अपने साथी को देंगे तो सेम ही सेम ब्लड ग्रुप हो गया, और ए बी वाले लोग है ना, कोई एंटीजन एंटीबॉडी बनाती नहीं है, इसीलिए इसको भी दे सकते हैं वो। ये बात समझ आता है कि नहीं आता, और कैसे होगा वो भी जानेंगे, है ना। अभी याद रखना कि इसको ए और ए बी वाले को दे सकती है, ठीक है। उसके अलावा बी वाला तो अपने साथी को तो दे ही सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है। क्यों?
क्योंकि ए बी वाले लोग कोई एंटीबॉडी नहीं बनाते उसको मारने के लिए, इसलिए उसको भी दे सकते हैं। अब ये तो अपना सेम सेम है भाई भाई, है ना, कौन, ए वाले को ही दे सकते हैं, बी वाले को ही दे सकते हैं, लेकिन ए बी वाला कहाँ से आ गया, तो ए बी वाले लोग एंटीबॉडी ही नहीं बनाते, तो एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे तो उसको भी दे सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब कैसे नहीं बनाते जानते हैं। और ए बी वाला, तो ए बी वाले को कोई लेना देना नहीं, ए वाले को भी दे सकते हैं, बी वाले को भी दे सकते, मतलब ये ए बी वाला जो है ना किसको दे सकता है, ए बी वाले को ही दे सकते हैं ना, ए बी वाला किसको दे सकता है, डोनेट करने वाले की बात कर रहे हैं, डोनेट का मतलब देने वाला, तो ए बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाले को ही दे सकते हैं और दूसरे को नहीं दे सकते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाले को दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ओ वाला, तो ओ वाला में तो ए और बी एंटीबॉडी बन सकते हैं, तो ओ वाला सिर्फ ओ वाले को दे सकता है। देखो अब हम ए बी वाले को जाने कि किसको दे सकती है करके, ये दे सकती है किसको, ए बी को दे सकती है, लेकिन इसके बारे में अभी और लिखेंगे यहाँ पर, और किसको किसको दे सकती है और क्यों नहीं दे सकती उसको, तो इसको जानने से पहले हमें थोड़ा चीज और समझना पड़ेगा, तब ये बात समझ आएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर तो ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है और कैसे जानते हैं इन सब के बारे में, ठीक है। तो हमें अभी पता चला कि क्या, कि ब्लड ग्रुप के लिए कौन सी जीन होती है, आई जीन, कौन सी जीन है, आई जीन, और ये होती है क्या, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, तो क्रोमोसोम नंबर 11 में होती है कौन, आई जीन, यही डिसाइड करती है कि कौन सा, है ना, ब्लड ग्रुप होगा, क्या होगा। तो देखें यहाँ पर हम बात करते हैं, जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो दो चीज़ों के बारे में भी देखे थे, एक देखे थे फिनोटाइप और दूसरा देखे थे क्या, जीनोटाइप। तो फिनोटाइप को डिसाइड करती है कौन, जीनोटाइप। तो फिनोटाइप में ब्लड ग्रुपिंग की बात किए थे हम लोग, यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग में एक चीज़ पढ़े थे मल्टीपल एलील के बारे में, मल्टीपल एलील मल्टीपल एलील में हम लोग एग्जाम्पल लिए थे किसका, एबीओ ब्लड ग्रुप का, एबीओ ब्लड ग्रुप, और उसी का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिनोटाइप होती है 4 और जीनोटाइप होती है कितनी, 6। तो देखो फिनोटाइप कैसे 4 और 6 होती है, तो इसको हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं, जब आई ए या आई नॉट टाइप का जब जीनोटाइप रहता है तो ये किसको डिसाइड करती है, ए ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती है, जबकि आई बी या आई नॉट टाइप के रहते हैं तो ये किसको डिनोट करती है, बी ब्लड ग्रुप को, और जब आई बी रहते हैं तो ये डिसाइड करती है किसको, ए बी ब्लड ग्रुप को, ठीक है। और उसके अलावा ये आई नॉट टाइप होंगे तो ये डिसाइड करेगी ओ ब्लड ग्रुप को। तो कुल मिलाकर हमारे पास में ए बी सी और डी की बात करें तो यहाँ पर देखो आई ए या फिर आई नॉट रहेंगे तो ए ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेंगे, मतलब इसके लिए दो क्या है, यहाँ पर एलिल्स की बात करते हैं हम लोग, तो एक क्रोमोसोम में तो है ना, एक जीन के केवल 2 ही एलील हो सकते हैं, तो या तो ऐसा टाइप का रहेगा या तो ऐसा टाइप का, ये दोनों में से कैसे भी दिखे, है ना, वो किसको डिसाइड करेगा, ए ब्लड ग्रुप को ही डिसाइड करेंगे, है ना। इसमें भी देखो ए आई बी या आई बी आई नॉट रहेंगे तो किसको डिसाइड करेंगे, बी ब्लड ग्रुप को, और इसमें आई बी हो गया तो ए बी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेंगे, और आई नॉट हो गया तो ओ ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेंगे। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि इसके लिए जीनोटाइप होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर 4 टाइप के क्या बने, यहाँ पर फिनोटाइप बने, है ना, ये चारों टाइप का जो फिनोटाइप है यही क्या होता है, अपीयरेंस होते हैं। तो फिनोटाइप की संख्या की बात करेंगे तो ये हो गया कितना, 4, जबकि जीनोटाइप की संख्या की बात करेंगे, है ना, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप हो गई क्या, 6। तो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए जीनोटाइप होते हैं 6, फिनोटाइप होती है 4, और ये फिनोटाइप ही ना ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड करते हैं। फिनोटाइप ही क्या है एक्चुअल में, ब्लड ग्रुप है, फिनोटाइप ही क्या है एक्चुअल में, ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग जाने, है ना। तो देखो ये कैसे डिसाइड होती है और क्या क्या चीजें होती है इसमें तो भी जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें ब्लड डोनेटिंग किसको डोनेट कर सकती है इसको तो हम लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन इसका जो डोनेशन वाली जो बात है ना, इसको जानने के लिए हमें RH फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, तब जानेंगे हम लोग यहाँ पर क्या क्या होती है, उन सब किसको किसको डोनेट कर सकती है, ठीक है। तो AB वाले लोग जो रहते हैं, AB वाले से देखो क्या करते हैं, देखो ये ले तो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कैन रिसीव, तो देखो ये ए से, है ना, ए से रिसीव कर सकते हैं, ओ से भी, ए वाला बी से भी कर सकते हैं, ओ से भी, और ये वाला ए बी और ओ सब से रिसीव कर सकते हैं, जबकि ओ वाले लोग तो ओ वाले को ही रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखना, ओ वाला, है ना, किसको डोनेट कर सकता है, तो ओ वाला पहली बात तो अपने अपने वाले को ही डोनेट करेगा, तो ओ वाला ओ वाले को ही करेगा। उसके अलावा ये ए वाले को भी क्या करेगा, डोनेट कर सकता है,
क्यों? क्योंकि इसके आरबीसी के है ना सरफेस में कोई शुगर नहीं होती, कोई टाइप का एंटीबॉडी जब वो देगा, डोनेट करेगा, तो वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई एंटीजन ही नहीं है। तो एंटीजन नहीं होती, इसी कारण वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, किसको किसको दे सकता है? ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ठीक है, इसके ऊपर में दोनों टाइप के क्या है, ये ए बी वाला क्या करता है, ए बी वाले को ही दे पा रहा है, ए बी वाले को ही दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों टाइप के एंटीजन है उसमें, तो अपना अपना एंटीजन टाइप का दे लेगा। यदि मान लो वो ए वाले को दे देगा, ए बी वाला, तब उसके पास में ए टाइप का तो एंटीजन है लेकिन बी टाइप के नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखे हैं ना, इससे पहले वाले में, इसमें जैसे ए बी है, तो ए बी के पास में क्या है, यहाँ पर तो एंटीबॉडी ये तो नहीं बनाता, लेकिन इसके पास में दोनों एंटीजन है। अब मान लो ये वाला इस वाले को दे देगा, तो इस वाले को जैसे ही देगा ये, तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी बना सकती है ये। मान लो ये वाला इसको दे देगा, तो ये भी तो एंटीबॉडी बना सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ए टाइप के बी टाइप के एंटीजन ए टाइप के दोनों हैं, और यहाँ पर सिर्फ ए टाइप के एंटीजन है, तो बी टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सकती है। ठीक है, समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना? नहीं भी समझ आ रहा होगा तो देखेंगे अभी और इसके एग्जाम्पल, तब समझ आएगा। ठीक है, और ए बी वाला, मान लो ए बी वाला इस वाले को दे सकता है, तो ये तो दोनों एंटीबॉडी बना सकती है ओ वाला, तो ये ए बी वाला ओ वाले को नहीं दे सकता। ए बी वाला न तो इसको दे सकता है, न तो इसको दे सकता है, न तो इसको दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब इन तीनों में से देखो, यही बस एंटीबॉडी नहीं बनाता, बाकी सभी लोग एंटीबॉडी बनाते हैं। यदि इनका वाला ब्लड इसको मिल जाएगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो सकता है, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा तो इसको मार देगा। यही कारण है कि ए बी वाला जो है ना, ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है। ठीक है, और कैसे डोनेट कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वो भी जानेंगे, और ये सब चीज़ कैन रिसीव कहाँ कहाँ से ले सकता है वो भी जानेंगे। लेने की जब बात आती है तो ए बी वाला सबसे ले सकता है, लेकिन देने की जब बात आएगी तो अपने वाले को ही बस देगा ही। समझ आया कि नहीं आया? ए बी वाला ले तो अपने आप से ही सकता है, लेकिन देने मतलब है ना, लेने वाली बात बोलेगा तो सबसे ले सकता है, लेकिन देने वाली बात बोलेंगे ना तो अपने को ही बस देगा वो। ठीक है, वो देना चाहता है बेचारा, एंटीबॉडी बना देते हैं तो क्या करेंगे, मर जाएगा वो, है कि नहीं? तो ये बात समझ आया होगा मेरे ख्याल से। ये सब चीज़ है। एंटीजन ए के साथ प्रतिक्रिया करता है, एंटीजन बी एंटी बी के साथ प्रतिक्रिया करता है। इंटरेक्टिव एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ रक्त के मिश्रण से आरबीसी का क्लैंपिंग एग्लूटेशन हो जाता है। देखो क्या होती है, जब ना दूसरे ब्लड ग्रुपिंग को दे देते हैं तो उस टाइम में क्या होगा, तो क्या होगा, एग्लूटेशन होती है, मतलब उसका क्लैंपिंग होने लग जाता है, उसका मारने का काम करती है। क्योंकि उसमें ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी से क्या होने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे। क्योंकि देखो कैसे होती है जानते हैं, जैसे मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी का सरफेस में ऐसे टाइप के बी टाइप का एंटीजन होगा, बी एंटीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ए एंटीजन है। तो ए एंटीजन यदि बी एंटीजन के साथ में मिलेगा तो ये इसके अगेंस्ट में बी एंटीजन ए के अगेंस्ट में क्या बनाता है, ए बनाता है, ए टाइप का एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी। और ए एंटीजन बी के अगेंस्ट में क्या बनाता है, बी एंटीबॉडी। मतलब एक दूसरे को मारने का काम करेंगे इन लोग। ए एंटीजन को बी दे देंगे ना, तो बी ना इसके अगेंस्ट में ए एंटीबॉडी बनाएगा, है ना, मतलब बी एंटीबॉडी बनाएगा, और ए इसके अगेंस्ट में क्या बनाएगा, ए एंटीबॉडी बनाएंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि बी एंटीजन है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि बी एंटीजन क्या करती है, ये वाला बी एंटीजन है तो ये एंटीबॉडी ए बनाती है, ये वाला ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी बनाती है। तो वही बात मैं बता रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लग जाएंगे, और जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा तो एग्लूटेशन या क्लैंपिंग हो जाती है। क्लैंपिंग मतलब आरबीसी दोनों जो है ना ये मरने लग जाएंगे आरबीसी, और आरबीसी मरेगा तो हीमोग्लोबिन मरेंगे, तो ऑक्सीजन काउंट कम, ऐसे कुल मिलाकर खत्म कहानी। ठीक है, और भी जानते हैं हम लोग, एबीओ समूहीकरण में ओ जो रहती है उसको सार्वभौमिक दाता बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि ओ जो रहती है क्या है, यूनिवर्सल क्या है, डोनर सभी को दे सकती है ये, है ना। और उसके अलावा ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होती है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी से ले सकती है, ए बी ब्लड ग्रुप है ना, और ओ वाला सभी को दे सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखे भी है ना, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि ओ वाला देखो सभी को दे सकता है, ओ सभी में दिखाई दे रहा है, सभी को दे पा रहा है। ए बी वाला जो है ना सभी से ले सकता है, तो कैन डोनेटेड, मतलब देखो इन लोग किसको किसको डोनेट कर सकते हैं, मतलब ये लेती किससे, देखो ए बी सब में ए बी दिखाई दे रहे हैं, तो ए बी क्या होती है,
ए बी जो रहती है हमेशा लेती है, ब्लड लेने का काम करेगी। तो ए वाला भी दे रहा है ए बी को, बी वाला भी दे रहा है ए बी को, ए बी वाले भी खुद दे रहे हैं, ओ वाले भी दे रहे हैं, ओ है ना किसको, ए बी को। तो कुल मिलाकर ए बी वाला सबसे ले रहा है, तो लेने की वजह से क्या हो गया, एक्सेप्टर, जबकि ओ वाला सब में देता है, इसीलिए क्या हो गया, ओ वाला डोनर हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर। और उसमें से भी अभी पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं की है, समझ आया कि नहीं आया? अभी मैं सिर्फ ये बताया हूँ कि वो जो रहती है यूनिवर्सल डोनर है, जबकि ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब ये सबको दे सकता है और सबसे ले सकती है। और क्यों ले सकती है उसको भी जानेंगे। तो देखिए, ओ समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, क्योंकि वे किसी भी रक्त के समूह वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हम लोग देखे भी अभी। ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे सभी समूह से रक्त स्वीकार कर सकते हैं। वही बात को हिंदी में लिखे हैं, तो अभी ये याद रखना है। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव क्या होती है उसको भी जानेंगे, तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आर एच समूहीकरण को। तो आर एच फैक्टर की खोज किया गया था लैंड स्टीनर तथा वीनर नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसका खोज की बात करें तो खोज में लिखेंगे तो लैंड स्टीनर, जिसने ब्लड ग्रुप की खोज किया था लैंड स्टीनर, और दूसरा कौन सा, वीनर। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ही क्या किया था, आर एच पॉजिटिव का खोज किया था, खोज। ठीक है, तो कहाँ से किया था, तो रिसस मंकी से किया था, रिसस बंदर, रिसस मंकी, रिसस मंकी से ब्लड ग्रुप का जो है ना, रिसस मंकी से किसका, रिसस का मतलब होता है यहाँ पर आर एच कारक की खोज किया था। तो आरबीसी पर पाया जाने वाला एक एंटीजन है, तो ये भी हम जानते हैं, जैसे जिस टाइप से हम लोग वो जाने तो इसको भी जानते हैं। तो इसको भी समझते हैं कि देखो आर एच फैक्टर जो रहती है ना, किसके द्वारा कंट्रोल रहती है, इस कंट्रोल्ड, इसकी इसके द्वारा नियंत्रित रहती है। तो ये आर जीन के द्वारा नियंत्रित रहती है, कौन सी जीन के द्वारा, आर जीन द्वारा क्या होती है, नियंत्रित। और ये आर जीन जो प्रेजेंट होती है ना, वो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर 9। तो ये जो रहती है ना क्रोमोसोम नंबर 9 में प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर 9 में। जबकि वो वाला किसमें प्रेजेंट था, आई जीन क्रोमोसोम नंबर 11 में ये प्रेजेंट होती है, कौन सी, आर जीन जो रहती है एक प्रेजेंट होती है किसमें, क्रोमोसोम नंबर 9 में। तो देखो क्या होती है, जब क्रोमोसोम नंबर 9 में प्रेजेंट है तो आर जीन का वही कहानी है, जैसे आई जीन एक्सप्रेस होता था वैसे ही जब आर जीन एक्सप्रेस होंगे, तो एक्सप्रेस जब होगी तो क्या करेगी, ये आरबीसी के सरफेस में अलग से ना, इसका काम अलग है, ये सरफेस में क्या बनाएगी, आर एच एंटीजन बनाएगी, आर एच क्या बनाएगी, एंटीजन बनाती है, आर एच एंटीजन बनाती है। तो क्या करती है, ये आर जीन एक्सप्रेस होगी, है ना, इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ये प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 909, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, CG09 कवर्धा 09, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो देखो ये क्या हुआ, आर जीन जो है एक्सप्रेस हुआ, आरबीसी के सरफेस में आर एच एंटीजन बनाती है। तो देखो यहाँ पर जैसे आर एच एंटीजन बनाएगी, ये क्या हो जाएगी, आर एच पॉजिटिव। और यहाँ पर ही एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि पॉजिटिव निगेटिव और ये सब एंटीबॉडी वगैरह क्या क्या चीज़ होती है। तो ये बात याद रखना है कि जैसे आर जीन एंटीजन आरबीसी के सरफेस में एंटीजन बनाएगी, आर एच टाइप के एंटीजन बनाएगी, तो आर एच पॉजिटिव हो जाएगी। अब आर एच पॉजिटिव हो गया तो ये क्या नहीं बना सकती, तो ये एंटीबॉडी नहीं बना सकती। तो आर एच पॉजिटिव वाले लोग एंटीबॉडी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी बनाएगी तो मार देगी एंटीजन को। तो एंटीजन है यहाँ पर, एंटीबॉडी बना देंगे तो कहाँ से है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर एंटीजन बॉडी नहीं बनाना चाहिए इसको, क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी बनाएगी तो एंटीजन मर जाएगा, तो एंटीबॉडी नहीं बना सकती, ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी नहीं बना सकती। ठीक है, अब आर एच निगेटिव, अब ये आर जीन जो है ना, क्या नहीं हुआ, आर जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो जब एक्सप्रेस नहीं हुआ आर जीन, तो बताओ आर जीन जब एक्सप्रेस नहीं होगा, तो बताओ आर बी सी के सरफेस में मतलब सतह में कोई टाइप का एंटीजन ही नहीं आएगा। तो एंटीजन नहीं आया, तो एंटीजन नहीं आया, नहीं बना, तो देखो ये खाली दिखाई दे रहा है, तो आरबीसी का जो सरफेस खाली दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाती है, आर एच निगेटिव हो जाती है। लेकिन जब इसके सरफेस में कोई नहीं है ना, मतलब एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन नहीं है लेकिन ये क्या बना सकती है, एंटीबॉडी बना सकती है। यदि दूसरे का ब्लड देंगे ना इसको, पॉजिटिव वाले का, तो ये निगेटिव वाला जो ब्लड है क्या बना सकती है, एंटीबॉडी बना सकती है। यही वाले लाइन से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि है ना, भाई एक बात बताओ,
एंटीजन है और एंटीजन को मारने का काम कौन करती है? एंटीबॉडी। तो एंटीजन है यहाँ पर और एंटीबॉडी बना देंगे मान लो, तो वो तो मर जाएगा। यही कारण कि एंटीबॉडी नहीं बनाती वो, जबकि ये वाला इसके पास में तो एंटीजन है ही नहीं है। तो एंटीजन नहीं है तो मान लो इसको इसको दूसरे वाले का ब्लड दे दोगे, पॉजिटिव वालों का निगेटिव वालों को, तो निगेटिव वाले उसके अगेंस्ट में तो एंटीबॉडी बना के मारेंगे, क्योंकि उसके प्रजाति का नहीं है वो। यही यही बात समझ नहीं आता लोगों को कि RH निगेटिव वाला एंटीबॉडी बना सकता है। वो देने के बाद में बात करते हैं ना एंटीबॉडी बना सकता है कि नहीं, वो ब्लड डोनेटिंग के टाइम में काम आती है देने और लेने वाली, वरना अपनी जिंदगी जी रहे हैं ये। समझ आया कि नहीं आया? तो एंटीबॉडी बना सकती है, और कैसे बना सकती है उसको है ना जानते भी हैं, RH पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ आया होगा। तो RH पॉजिटिव का अर्थ है RH कारक की उपस्थिति, और RH निगेटिव का अर्थ है RH कारक की अनुपस्थिति। सीधी सी बात है, लगभग 80% से ज्यादा मनुष्य में RH पॉजिटिव ब्लड है। मतलब हम लोग RH पॉजिटिव निगेटिव को बात करेंगे ना, तो लगभग 80% मनुष्यों में क्या होती है? RH पॉजिटिव ब्लड होती है। मेरे खुद को O पॉजिटिव है, ठीक है। तो O पॉजिटिव ब्लड है, तो मतलब हम लोग पॉजिटिव ब्लड वाले हैं, तो ठीक है, पॉजिटिव वाले से ही लेना है, निगेटिव वाले से नहीं लेना है ब्लड को, क्योंकि पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले से लेंगे तो मार देंगे इसको। समझ आया कि नहीं आया? अरे समझ आया ना। जबकि निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से ले सकता कि नहीं ले सकता? हम लोग पॉजिटिव वाले हैं, निगेटिव वाले से भी ले सकते हैं ब्लड, लेकिन पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले से नहीं ले सकता, ठीक है। कि ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो देखो यही ले सकता है कि नहीं ले सकता वो वाली बात जानते हैं हम लोग। तो देखें पहले, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भी, देखो यही बात बोल रहे हैं कि देखना, एंटी-RH एंटीबॉडी स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते हैं ना। एंटी-RH एंटीबॉडी स्वाभाविक रूप से, मतलब निगेटिव वाले लोग एंटीबॉडी बना सकते हैं, पॉजिटिव वाले लोग नहीं बना सकते। तो RH पॉजिटिव रक्त प्राप्त कर सकता है, RH निगेटिव व्यक्ति केवल एक RH पॉजिटिव रक्त प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह उसके रक्त में एंटी-RH एंटीबॉडी के विकास का कारण बनता है। तो RH पॉजिटिव रक्त का दूसरा आधान एग्लूटेशन का कारण बनता है, इसलिए आधान से पहले RH रक्त समूह का मिलान कर लेना चाहिए। अब इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। देखो दूसरा हम लोग जाने कि RH पॉजिटिव में क्या है? RH एंटीजन प्रेजेंट है। RH एंटीजन क्या है? प्रेजेंट, और जिसकी वजह से क्या नहीं बना सकता? एंटीबॉडी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। जबकि दूसरी बात क्या है यहाँ पर, कि जबकि दूसरी बात है RH निगेटिव। तो RH निगेटिव मतलब क्या है यहाँ पर? RH एंटीजन है ना अब्सेंट है, तो RH एंटीजन अब्सेंट, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं? एंटीबॉडी बना सकते हैं, एंटीबॉडी बना सकते हैं। अब यहीं से हमें ये पता चलेगा कि ब्लड ग्रुपिंग डोनेटिंग सिस्टम वगैरह क्या है और कैसे पॉजिटिव निगेटिव वगैरह लोग आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे, ब्लड ग्रुप डोनेटिंग सिस्टम। तो ब्लड ग्रुप डोनेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप को किसको किसको दिया जा सकता है, कौन से ब्लड ग्रुप वाले? तो इसके लिए आसान सा है ना, ये चीज़ जानते हैं हम लोग, ये A, AB और ऐसे लिखेंगे और सबका उसी में करेंगे। मतलब A वाले लोग A वाले को ही दे सकते हैं, B वाले B वाले को ही दे सकते हैं, AB वाला AB वाले को दे सकता है, O वाला O वाले को दे सकते हैं, मतलब स्वयं के ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा AB वाला ये जो है A से भी ब्लड ले सकता है, B से भी ब्लड ले सकता है और O से भी ब्लड ले सकता है। मतलब कुल मिलाकर AB वाला जो है A से B से O से सभी से ब्लड ले पा रहा है और AB वाले खुद से भी ले पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो A वाला अपने आप को तो देता ही है, उसके अलावा ये O से भी लेता है और उसके अलावा ये B है ना O से भी लेता है, ये B वाला। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि A वाले जो लोग रहते हैं ना, A ब्लड ग्रुप वाले, वो तो अपना स्वयं से ही लेते हैं, उसके अलावा O से भी लेते हैं। B वाले लोग क्या है, स्वयं से तो लेते हैं, उसके अलावा O से भी लेते हैं। AB वाला जो है स्वयं से तो लेते हैं AB वाले से, उसके अलावा A से भी लेता है, B से भी लेते हैं और O से भी लेता है। जबकि O वाला जो है ना स्वयं से ही बस लेता है, O बस से। तो ये जो है ना ब्लड ग्रुप डोनेटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें A वाले अपने अपने को बना देना और उसके बाद में ये O वाले को सबसे रिसीव करते हुए दिखाना, और ये है ना किसको, AB वाले को, और इसको O वाले को सबको डोनेट करते हुए दिखाना। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि O सभी में दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्सल है ना डोनर, मतलब सबको देता है, तो कौन है? O। जबकि यहाँ पर AB जो है यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर है,
तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं कौन, ए बी। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं किए हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव की बात अब करने वाले हम लोग, क्योंकि आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव की कहानी ही अलग होती है ब्लड ग्रुप से, ठीक है। तो इसको हम लोग जानने वाले हैं। तो देखें इधर, तो सबसे पहला हमारे पास में 4 ब्लड ग्रुप है ना, ए है, ए बी और बी है, और कौन सा तीसरा क्या है, ए बी है, और चौथा क्या है, ओ है। ऐसे 4 ब्लड ग्रुप है, इसको हम लोग ऐसे नंबरिंग दे 1 2 3 और 4 करेंगे। तो 1 ए वाला, अब ए वाले के पास में किसको किसको दे सकता है, के ऊपर में हम लोग एक है ना पूरा प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को पहले लेंगे, फिर इसके बाद में ए निगेटिव को। सेम यहाँ पर भी कहानी क्या है, बी पॉजिटिव को लेंगे हम लोग, और ये क्या है, बी निगेटिव को। उसके अलावा यहाँ पर भी 2 है, कौन कौन से, ए बी पॉजिटिव है और दूसरा कौन सा है, ए बी निगेटिव है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी क्या है, ओ पॉजिटिव है और दूसरा कौन सा, ओ निगेटिव है। मतलब हम लोग क्या किए, ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर को डाल दिए। अब आर एच फैक्टर के डालने से 4 का 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखना है हमें। अब इसके देखिए हम लोग यहाँ से ए ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप, तो इसको ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप वाले को कौन कौन से लोग दे सकते हैं। तो ए वाले को पहले बात तो यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं कि ए वाले को कौन दे सकते हैं, ए दे सकते हैं ए वाले को। तो ए किससे ले सकता है, तो ए किससे ले सकता है, ए वाले से भी ले सकता है, और किससे ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है, ठीक है। तो दोनों में हम लोग लिखेंगे ए और ओ। बी वाले को देखें, तो बी वाले से ले सकते हैं, और उसके अलावा किससे ले सकते हैं, ओ से। उसके बाद में देखें बी, ये भी तो बी ही है, तो ये भी बी और ओ से ले सकते हैं। उसके अलावा ए बी, तो ए बी वाले किससे ले सकते हैं, तो देखें ए बी वाले पहले बात तो अपने स्वयं से लेता है, दूसरा ए से लेगा, और दूसरा फिर उसके बाद में बी से लेगा, और फिर किससे लेगा, ओ से। क्योंकि देखो यहाँ पर तीनों एरो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये चौथा एरो ये खुद का है। उसके अलावा यहाँ पर भी बात करें ए बी और ओ, ठीक है। ओ वाले को देखें, तो ओ वाले किससे ले सकते हैं, ओ वाले स्वयं से ही ले सकता है, लेकिन कोई इसको दे नहीं पा रहे हैं, और इसमें भी क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब बात आती है इसमें पॉजिटिव निगेटिव की। तो पॉजिटिव निगेटिव कैसे होगा, तो जानते हैं कि देखें ए पॉजिटिव वाले लोग है ना, ए पॉजिटिव ब्लड है, वो किससे ले सकता है, तो ए पॉजिटिव वाले लोग तो पहले बात तो अपने भाई भाई वाले से ले सकते हैं, ओ पॉजिटिव से। ए निगेटिव वाले की बात करें तो इन लोग तो अपने भाई से ही लेंगे, ए निगेटिव से ही, है ना, ए निगेटिव ओ निगेटिव से। लेकिन इसके अलावा ए पॉजिटिव वाले लोग है ना किससे और ले सकते हैं, तो वो जानेंगे, ए निगेटिव और ओ निगेटिव से भी ले सकते हैं। मतलब कैसे, तो ये जो पॉजिटिव वाला है, इस निगेटिव वाले ब्लड का लेंगे, तो ये पॉजिटिव वाले लोग एंटीबॉडी नहीं बना पा रहे हैं, देखो यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है पॉजिटिव वाला, तो इस निगेटिव ब्लड को ले सकता है। इसमें भी सेम वही कहानी है, ये पॉजिटिव वाला एंटीबॉडी तो अपनी बनाता नहीं है, तो इस एंटीबॉडी जो ओ है, मतलब ओ टाइप का एंटीजन, उसको ले पा रहा है, क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं बनाते। लेकिन इस निगेटिव वाले को, निगेटिव वाला देंगे तो चल जाएगा, लेकिन इस निगेटिव वाले को कहीं पॉजिटिव ब्लड देंगे, मान लो ए पॉजिटिव कहीं मान लो दे दिए इसको, है ना, ए पॉजिटिव ब्लड किसको दे दिए, ए निगेटिव को, तो ए निगेटिव जो है एंटीबॉडी बना सकता है, तो इसको मार देगा पॉजिटिव वाले को। यही कारण है कि ना इसको ना ए पॉजिटिव ब्लड नहीं दिया जा सकता। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वाला है ना दोनों से रिसीव कर सकता है, पॉजिटिव से भी और निगेटिव से, दोनों से रिसीव करता है। बट निगेटिव वाला ओनली रिसीव करेगा किससे, ओनली रिसीव्ड फ्रॉम निगेटिव वाला निगेटिव से ही रिसीव करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होना चाहिए, इसमें भी अप्लाई करते हैं, है ना। देखो कैसे कि बी पॉजिटिव वाले से तो लेगा, और ये क्या है, ओ पॉजिटिव वाले से भी लेगा, क्योंकि इससे हम लोग बना सकते हैं। बी निगेटिव वाला भी क्या है, ये क्या होगा, अपने भाई भाई से ही लेगा। मतलब ये है कि बी निगेटिव से लेगा, और क्या है, ओ निगेटिव से भी लेगा। लेकिन इसके अलावा ये जो बी पॉजिटिव वाले हैं, निगेटिव ब्लड से भी लेंगे, मतलब बी निगेटिव से भी ले सकता है, ओ निगेटिव से भी ले सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं बताया कि है ना, पॉजिटिव वाले लोग पॉजिटिव निगेटिव दोनों से ले सकते हैं, लेकिन निगेटिव वाले लोग सिर्फ निगेटिव से ही लेंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ए बी पॉजिटिव को देखते हैं। तो ए बी पॉजिटिव तो सबसे पहला अपना वही ढूंढेगा, है ना, क्या कि पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो पॉजिटिव से ही लेगा। निगेटिव वाले लोग क्या ढूंढेंगे, निगेटिव ही ढूंढेंगे, तो निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, ठीक है। लेकिन ए बी पॉजिटिव वाले लोग इसके अलावा निगेटिव से भी ले सकते हैं, ए बी निगेटिव,
है ना, ए निगेटिव और बी निगेटिव और क्या है ओ निगेटिव, इनसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ओ पॉजिटिव वाला तो ओ पॉजिटिव वाले से पहले लेंगे, ओ निगेटिव वाले से पहले लेंगे, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला ओ निगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि ओ पॉजिटिव वाले के पास में एंटीबॉडी बनाने की क्षमता नहीं होती, यही कारण है कि ओ निगेटिव वाले ब्लड को रिसीव कर लेता है। लेकिन जबकि इन लोग ओ निगेटिव वाले लोग ओ पॉजिटिव वाले ब्लड को रिसीव नहीं कर पाते, ओ पॉजिटिव वाले ब्लड को रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी बनाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एंटीबॉडी बनाती है कौन, जिसमें RH निगेटिव होते हैं, उन लोग एंटीबॉडी बना सकते हैं, यही कारण कि ओ पॉजिटिव वाला ओ निगेटिव वाले ब्लड को नहीं दे सकता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज जानेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर को तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव लिखे कि निगेटिव लिखे वो कैसे जानेंगे, तो यहाँ से देख के जानेंगे हम लोग। कैसे जानेंगे देखते हैं। तो देखें कि ओ निगेटिव हर में मिलना चाहिए, ओ निगेटिव ओ निगेटिव ओ निगेटिव ओ निगेटिव, यहाँ पर भी ओ निगेटिव है, यहाँ पर भी ओ निगेटिव, यहाँ पर भी ओ निगेटिव है, यहाँ पर भी ओ निगेटिव, मतलब ओ निगेटिव क्या है सभी जगह में है, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर जो हो जाएंगे कौन, ओ निगेटिव हो जाएंगे। जबकि ओ ए बी वाले को देखना, ए बी वाला, तो ए बी पॉजिटिव वाले को देखना, तो यहाँ पर ए बी पॉजिटिव सभी से ले पा रहा है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये सभी निगेटिव से भी ले पा रहा है, यही कारण है कि ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाती है। जबकि ए बी निगेटिव जो है ना पॉजिटिव ब्लड से नहीं ले पाएगा, कैसे निगेटिव ब्लड से ही ले पाएगा, यही कारण कि यहाँ पर ए बी पॉजिटिव यहाँ पर ओ निगेटिव आएंगे, है ना। इसी साल नर्सिंग वाले एग्जाम जो है पूछा था यूनिवर्सल डोनर में, तो उसमें भी ना ये बोला था कि ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होते हैं, जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। इसका आगे और देखते हैं, ये यहाँ पर है ना RH पॉजिटिव RH निगेटिव, वही जो बात बताया वही सब चीज़ है, देने और लेने वाली बात जो है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस के बारे में। इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण जो होती है क्या होती है, देखें यह गर्भवती माँ के RH पॉजिटिव रक्त और भ्रूण के RH पॉजिटिव रक्त के बीच एक RH असंगति है। मतलब ये कैसे बनती है देखते हैं कि RH पॉजिटिव फादर है और RH निगेटिव मदर, तो डोमिनेंसी के हिसाब से चाइल्ड का जो RH फैक्टर होंगे ना वो पॉजिटिव होंगे, मतलब पिता का वाला जो रहता है डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर RH निगेटिव ब्लड आएंगे, निगेटिव रक्त और है ना भ्रूण के RH पॉजिटिव के बीच में एक RH असंगति है। तो कैसे होती है देखते हैं। तो कंडीशन पहले इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस के लिए कंडीशन पूछेंगे तो ये है, ठीक है, RH पॉजिटिव फादर RH निगेटिव मदर होगा तब ऐसा कंडीशन होगा, और बच्चे का RH पॉजिटिव होगा तब। तो देखें RH एंटीजन पहली गर्भावस्था में मात्र रक्त के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा दो रक्त को अलग करती है। तो देखो क्या होती है यहाँ पर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस वाला कंडीशन कब आता है, जब 2 बार यहाँ पर प्रेगनेंसी होती है तब। तो देखें इधर, लेकिन उससे ना बचाया भी जा सकता है, कैसे बचाते हैं देखें कि लेकिन पहली डिलीवरी के समय भ्रूण से मात्र रक्त की थोड़ी सी मात्रा में RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना होती है, या मात्र रक्त में RH एंटीबॉडी के गठन को प्रेरित करता है ना। और उसके बाद में फिर क्या होगा, तो उसके बाद में देखें, उसके बाद में गर्भधारण के मामले में मां से RH एंटीबॉडी भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में लीक हो जाती है और भ्रूण RBC को नष्ट कर देता है। यह भ्रूण के लिए घातक है या बच्चे को गंभीर एनीमिया और पीलिया का कारण बनता है। यह स्थिति को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस कहते हैं। मतलब ओवरऑल यहाँ पर बात करें हम लोग तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो देखिए इधर कि जैसे RH पॉजिटिव है ना, है किसका है, पिता का है मतलब फादर का, और यहाँ पर क्या है RH निगेटिव है किसका, मदर का है। अब है ना यहाँ से जब प्रेगनेंसी होगा, तो प्रेगनेंसी के टाइम में फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलप होगा, चाइल्ड डेवलप वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। ये चाइल्ड डेवलप होगा वो नॉर्मली होगा, और इसका क्या हो जाएंगे, प्रसव हो जाएंगे, नॉर्मली प्रसव हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम में प्रसव होगा तो उस टाइम में प्लेसेंटा भी बाहर आती है, प्लेसेंटा बाहर। तो प्लेसेंटा जब बाहर आती है तो उस टाइम में ब्लड का लीकेज होता है, ब्लड लीकेज। तो ब्लड जब लीकेज होता है तो जो चाइल्ड का ब्लड रहता है, चाइल्ड का पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ब्लड, वो कांटेक्ट में आ जाती है, कांटेक्ट टू मदर ब्लड। तो मदर ब्लड के कांटेक्ट में आएगी मदर ब्लड। तो मदर ब्लड का क्या है, RH निगेटिव है,
तो मदर ब्लड का क्या है निगेटिव और चाइल्ड का क्या है पॉजिटिव। तो मदर का RH निगेटिव वाला जो है ना, इस चाइल्ड के पॉजिटिव ब्लड को देखकर, पॉजिटिव ब्लड के कारण ये RH निगेटिव मदर वाला क्या बनाएगा उसके अगेंस्ट में, मदर अगेंस्ट में क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि RH पॉजिटिव वाले लोग एंटीबॉडी नहीं बनाते, जबकि RH निगेटिव वाले लोग एंटीबॉडी बनाते हैं, तो अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा। अब ये अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना के रखा है ना। अब बाद में सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में ये RH निगेटिव जो है एंटीबॉडी बना के रखी है, एंटीबॉडी बना के रखी है, RH है ना, एंटीबॉडी RH निगेटिव एंटीबॉडी बना के रखी है। तो क्या होगा, जो फीटस रहेंगे ना, फीटस में RH पॉजिटिव ब्लड बनते रहता है, उसको ब्लड को क्लैम्प कर देती है, क्लैम्प कर देती है, क्लैम्प का मतलब उसको स्कंदित कर देती है, ब्लड बनने से रोक देगी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना के रखी है पहले से, पहले वाले प्रेगनेंसी में। तो इसका पहला बच्चा जो रहेगा फर्स्ट चाइल्ड वो क्या रहेंगे, सुरक्षित, जबकि सेकेंड चाइल्ड फर्स्ट बच्चे क्या रहेंगे, सुरक्षित, जबकि सेकेंड बच्चा जो है ना यहाँ पर ये इस फीटस को क्या कर देगा, डेथ करवा देगा। क्यों? क्योंकि ब्लड बनने ही नहीं देगा, इरेथ्रोपोइसिस करवा दे, इरेथ्रोपोइसिस जो होते रहते हैं उसको बंद करवा देती है। तो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने की वजह से, और इसका माता का वाला ही जो ब्लड था वही उसके अगेंस्ट में क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दी। इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, मर जाता है, मतलब भ्रूण अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको बचने का जो उपाय है ना, बचने के उपाय क्या है, बचने के उपाय तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट डिलीवरी के बाद में, फर्स्ट प्रसव के बाद में इम्यूनोसप्रेसिव दिया जाना चाहिए, इम्यूनोसप्रेसिव दिया जाना चाहिए, तब इसका सेकेंड बच्चा क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शादी से पहले है ना ब्लड ग्रुपिंग का मिलान करना जरूरी है। यदि निगेटिव ब्लड है किसका, किसी फीमेल का, तो उसके पॉजिटिव निगेटिव वाले से ही शादी करना चाहिए, ना कि पॉजिटिव वाले से, क्योंकि उसका फर्स्ट बच्चा तो सुरक्षित रहेगा लेकिन सेकंड बच्चे में क्लैम्प हो जाएंगे। तो सेकंड बच्चे जो है उसमें प्रॉब्लम होगा, तो उसको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलस कंडीशन हो जाएंगे। तो पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ को RH एंटीबॉडी देने से, मतलब इम्यूनोसप्रेसिव देने से इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्लोट से बचा जा सकता है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस के लिए फेटेलस है ना, फेटेलस के लिए कंडीशन बस पूछते हैं ज़्यादातर, तो RH पॉजिटिव फादर और RH निगेटिव मदर को याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, यही ठीक है। और इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलस कैसे होती है बता दिया मैंने, तो ये सब चीज़ होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद में हम लोग ब्लड के जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके अलावा लिम्फ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ इन सब का PDF यदि हमें चाहिए तो यहाँ देख सकते हैं, नीट जोन KWD को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, थैंक यू।